चैप्टर 171 लेस देन एक की खोज एक अन्यथा औसत सीजन के समापन के सभी रिकॉर्ड तोड़ देता है। वे एक उच्च नोट पर समाप्त होते हैं और अगले सीजन की शूटिंग शुरू करने से पहले एक ब्रेक लेने की उम्मीद की जाती है। वैनिटी पत्रिका ग्रेटर देन लेस देन अला गेला के रूप में एडन सिल्वर ये सीजन का ब्रेकआउट किरदार है। उसके आकर्षण को मात देना बहुत कठिन है। हॉलीवुड वीकली ग्रेटर देन लेस देन प्रशंसकों ने पूछा कि क्या अला गेला अगले सीजन में दिखाई देंगे। दर्शकों के बीच ये किरदार कितनी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, यह अभूतपूर्व है। ग्लोबल मुख्यालय ग्रेटर देन लेस देन फ्रैंक की अंतिम प्रेम रुचि और अला के सामान्य आकर्षण के बारे में एक संकेत, दो चीजें जो एक की खोज के समापन को देखने लायक बनाती हैं। लिंक पत्रिका ग्रेटर देन एक के लिए खोज के निर्माता ने कहा, हम अगले सीजन को शो के अन्य सभी सीजन से सर्वश्रेष्ठ बनाने जा रहे हैं। फिनाले को मिले प्यार को देखकर हम इसमें पूरी तरह से डूबे हुए हैं। किस्म ग्रेटर देन 15.2 मिलियन दर्शकों की संख्या। ये संख्या थी कि कितने लोगों ने देखा सर्चिंग फॉर द वन। सीजन फिनाले के साथ इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस एपिसोड के बाद जिन लोगों को इसके बारे में पता चला वे हैरान रह गए कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। यह एक बड़ी संख्या थी, विशेष रूप से ये देखते हुए कि एपिसोड उसी समय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी जारी किया गया था। हाल के दिनों में बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पारंपरिक टीवी चैनलों के खिलाफ शो के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उनके शो भी अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि लोग उन्हें किसी भी समय बिंज करने में सक्षम हैं। यह एक कारण था कि क्यों युवा अभिनेताओं ने टीवी शो की तुलना में नेटफ्लिक्स के एक शो में अभिनय करना पसंद किया। निस्संदेह ये टीवी शो के लिए उनकी रेटिंग गिरने का खतरा था, लेकिन एक के लिए खोज फिनाले ने साबित कर दिया कि टीवी अभी भी अच्छा था और आप अभी भी इसमें रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ऐसी अफवाहें भी थी कि आईबीसी के शीर्ष अधिकारी इतने खुश थे कि उनके बहुत सारे कर्मचारियों को बोनस मिल गया था। ये लगभग ऐसा था जैसे छुट्टियों का मौसम जल्दी शुरू हो गया हो। सर्चिंग फॉर द वन की कास्ट और क्रू भी वही थी। वे खुशी में नाच रहे थे क्योंकि अंत में शो के लिए सब कुछ बदल गया था। वहीं सीजन के आखिरी एपिसोड ने भी इशारा दिया था कि अगला सीजन आखिरी हो सकता है। आखिरी दृश्य फ्रैंक बता रहा था कि अला के साथ बातचीत के बाद उसने अपने बारे में और वह क्या चाहता था इसके बारे में बहुत कुछ सोचा। साथ ही ये पंक्तियां कि वह किसी न किसी तरह अपने प्यार को पाने जा रहा था उसके दिमाग में गूंजता रहा। फिर एक लड़की की तस्वीर थी जो पीले रंग की छतरी लिए अपने चेहरे को छिपाए हुए थी। पृष्ठभूमि में फ्रैंक कह रहा था, 1 महीने बाद मुझे वास्तव में वह लड़की मिल गई। इसके साथ ही सीजन खत्म हो गया और इसने प्रशंसकों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया। वे अंत में लड़की को पाने और व्यवस्थित होने के लिए फ्रैंक की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब यह अंत में यहाँ था। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी थी। इसके अलावा एक और बात हुई जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। एपिसोड समाप्त होने के बाद सर्चिंग फॉर द वन के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने एक पोल जारी किया कि शो का सबसे अच्छा चरित्र कौन था। नतीजों ने सभी को चौंका दिया। फ्रैंक 25,789 वोट, अला 25,780 वोट, हेजेल 22,124 वोट। पोल में अला दूसरे स्थान पर आया और फ्रैंक को पहले स्थान से लगभग उखाड़ दिया क्योंकि उनके बीच का अंतर बहुत कम था, केवल 9 वोट। ये केवल 3 एपिसोड में अला की उपस्थिति से शो में अला की लोकप्रियता के बारे में जानने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने मुख्य किरदार को लगभग पीटा था जबकि उनकी तुलना में कम दिखावे थे। इसने प्रशंसकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या अला अगले सीजन में होगा। हर तरह से उसे ऐसा होना चाहिए जैसा कोई नहीं जानता था कि उसके बिना प्रतिक्रिया कैसी होगी। बहुत सारे लोगों ने आईबीसी से उन्हें स्थायी रूप से शो में लाने का अनुरोध भी किया, लेकिन इस बारे में कुछ भी पुष्टि नहीं हुई। एक और अच्छी खबर ये थी कि फिनाले के इतने बड़े हिट होने से एडन को काफी अनुभव मिला। यह आखिरी धक्का बन गया जिसकी उसे जरूरत थी। हर कोई आपके करिश्मे का कायल है। कौशल करिश्मा का स्तर बढ़ गया है। लोग आपकी ओर आकर्षित होने की अधिक संभावना रखते हैं। आपने बहुत अनुभव प्राप्त किया है। आपका चरित्र अला गेला धीरे धीरे लोगों के मन में एक प्रतिष्ठित चरित्र बनता जा रहा है। आप इंटरमीडिएट ग्रेड 2 से इंटरमीडिएट ग्रेड 3 में आगे बढ़े हैं। आपने बहुत अनुभव प्राप्त किया है। कौशल विसर्जन अधिक प्रभावशाली होता जा रहा है। उन्होंने आखिरकार अपने अभिनय को समतल कर लिया था और अब उनके दोनों मुख्य कौशल एक ही स्तर पर थे। यहाँ तक कि एक के लिए खोज की भारी सफलता के बाद भी एडन ने ज्यादा जश्न नहीं मनाया क्योंकि उसी समय उनकी फिल्म की मार्केटिंग भी चल रही थी। फिल्म रिलीज होने के बाद ही वह सेलिब्रेट कर सके। इससे पहले बर्बाद करने का समय नहीं था। जो मार्केटिंग मीटिंग उन्होंने खत्म की थी उसमें उनके आइडिया को वहां मौजूद कर्मचारियों ने काफी पसंद किया था। थोड़ी अस्वीकृति थी लेकिन सोफिया और उमर दोनों ने सोचा कि यह अच्छी बात है, तो वे मान गए। तारांकन, क्या आपको सच में लगता है कि यह अच्छा होगा? ये न्यूयॉर्क की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है और यह स्ट्रीट परफॉर्मेंस से भरी हुई है। मैं वेड को जानता हूँ। मेरा निवास न्यूयॉर्क है। मैं बस चिंतित हूँ क्योंकि एक के लिए खोज का सीजन समापन कल ही समाप्त हुआ और आपकी लोकप्रियता इस समय आसमान पर है। उसकी बातों पर गंदे काले बालों वाले एक लड़के ने, जो पीछे बैठा था, जवाब दिया।
हाँ, वह अभी भी स्पैरो में चलन में है। मैं आज इसकी जांच कर रहा था और आपको बहुत सारी महिला अनुयायी मिल रही है। हाँ, लड़कियां उससे प्यार करती हैं। उस लड़के के बगल में बैठी एक महिला ने एडन को चिढ़ाते हुए देखा। वर्तमान में वे एक वैन में थे और वे दोनों एक कैमरा क्रू का हिस्सा थे जो उनके साथ यात्रा कर रहा था। शो में आने के बाद मेरे 200 के और फॉलोअर्स हो गए, एडन ने सोचा। उनके स्काईग्राम और स्पैरो फॉलोअर्स 2 मिलियन का आंकड़ा पार करने के करीब थे। उनके मैट्यूब चैनल पर लॉस्ट इन द स्काई अपलोड होने के बाद पहले ही 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर पार कर चुके थे। वैसे भी बस मेरे पीछे आओ, एडन ने कहा। याद रखें कि अगर यह सफल होता है तो इसके वायरल होने की बहुत संभावना है। हमें फिल्म के लिए उस मार्केटिंग की जरूरत है। ठीक है, मैं सुरक्षा के लिए आपके पास खड़ा रहूंगा, वेड ने कहा और एडन ने सिर हिलाया। इसके बारे में कोई योग्यता नहीं है। इन दिनों लोग उससे बहुत परेशान कर रहे थे, भले ही वह सिर्फ टहलने के लिए या किसी सुविधा स्टोर पर जाता हो। इसलिए लोगों से भरे सार्वजनिक स्थान पर दिखना आसानी से बदसूरत हो सकता है। उम्मीद है ये सब ठीक हो जाएगा, उसने मन में सोचा और वैन से बाहर निकल गया। तारांकन एक निर्माता के रूप में बहुत सारी परियोजनाएं होंगी जो आपको रुचि देंगी। उन सभी में से लीप इन द स्काई के लिए आपने क्या किया? क्या आपने इसमें कुछ खास देखा? पुरुष साक्षात्कारकर्ता का सवाल सुनकर रोड्रिगो मुस्कुराए। उसने उचित उत्तर के बारे में सोचने में थोड़ा समय लिया और अपना मुंह खोल दिया। बहुत सी चीजें थी। हार न मानने की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। मुख्य पात्रों और यह सब कैसे एक साथ आता है, वास्तव में मुझे लगता है कि यह वही है जो लोग सिनेमाघरों में देखना पसंद करेंगे। ये कहते हुए उसने हैरोल्ड वुड की ओर देखा। इसके अलावा जब हैरोल्ड परियोजना के लिए बोर्ड पर आए तो कमोबेश ये तय हो गया था कि मैं इसके साथ जाऊंगा। साक्षात्कार के जारी रहने के जवाब में हैरोल्ड बस मुस्कुराया। अगला सवाल फिल्म की मुख्य महिला से पूछा गया जो हैरोल्ड के पास बैठी थी। जीरो कलाकार, निर्देशक और निर्माता अपनी फिल्म के लिए कई साक्षात्कारों में से एक कर रहे थे। हालांकि वे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वे अंदर से काफी थके हुए थे। खैर, रोड्रिगो को छोड़कर जो सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। यह अच्छी बात थी कि मैंने खुद प्रमोशन में हिस्सा लेने का फैसला किया। इंटरव्यू जारी रहने के दौरान रोड्रिगो ने मन ही मन सोचा। वह काफी खुश मिजाज में थे क्योंकि फिल्म का प्रमोशन काफी अच्छा चल रहा था और पहले दिन दर्शकों की उम्मीद काफी ज्यादा थी। फिल्म हैरोल्ड वुड के किशोर प्रशंसक आधार का बहुत फायदा उठा रही थी और इसका असर भी दिख रहा था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिल्म लगभग 50-80 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर लेगी, जो काफी अच्छा था और फिल्म को सुपरहिट बना देगा। रोड्रिगो को स्ट्रीमिंग राइट्स से भी ज्यादा कमाई होगी। ये बहुत अच्छा है कि हमें बिना किसी बड़ी रिलीज के स्पॉट मिला है। उनके मन में यही विचार था और साक्षात्कार समाप्त होने के बाद वे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ स्टूडियो के बाहर चले गए। तभी उसने देखा कि उसका सहायक उसकी ओर दौड़ रहा है। क्या हुआ? रोड्रिगो ने अपने सहायक के चेहरे पर चिंतित भाव को देखते हुए पूछा। ये निश्चित रूप से अच्छा संकेत नहीं था। सर, थोड़ी दिक्कत है। मैं आपकी अभिव्यक्ति से अनुमान लगा सकता हूँ। क्या हुआ, बोलो। ये देखो। सहायक ने आईपैड को रोड्रिगो की ओर धकेला, जिसने महसूस किया कि उस पर एक वीडियो चलाया जा रहा था। ऐसा लगता है कि इसे हाल ही में अपलोड किया गया था और तेजी से बहुत सारे विचार प्राप्त कर रहे थे। पूरा वीडियो देखने के बाद रोड्रिगो की आंखें सदमे से फैल गईं। ये कब शुरू हुआ? उसने अपने सहायक से पूछा। हम नहीं जानते, लेकिन बहुत से लोग स्काईग्राम और स्पैरो पर इसी तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैट्यूब पर भी। ये सुनकर रोड्रिगो केवल एक ही बात बुदबुदा सका। लानत है। चैप्टर 172। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। एडन ने अपने सामने भीड़ को देखते हुए सोचा। बहुत सारे लोग उसके पास से गुजर रहे थे। कुछ दूर लोगों के एक छोटे समूह के लिए कुछ सड़क कलाकार प्रदर्शन कर रहे थे जो उनके सामने भीड़ लगा रहे थे। यहाँ बहुत सारे संगीतकार थे। व्यस्त सड़कों पर उसे कोई पहचानता नहीं दिख रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एडन ने मास्क पहन रखा था जिससे उसका मुंह और नाक ढका हुआ था। सिर्फ उनकी आंखें दिख रही थीं। उसकी पीठ पर एक बैग था जिसमें एक छोटा स्पीकर था। साफ था कि वह यहाँ कोई स्ट्रीट शो करने आए थे। आपको लगता है कि चाल काम करेगी? वेड ने उसके बगल में पूछा। उनके हाथ में कॉफी का कप था जिसे उन्होंने पकड़ा हुआ था। शायद, कम से कम मुझे इसमें विश्वास है। वह बहुत है। तैयार हो? एडन ने सिर हिलाया और देखा कि जिस कर्मचारी के साथ वे आए थे उसने पहले ही माइक तैयार कर लिया था। वैन से अपना गिटार उठाकर उन्होंने अपनी स्थिति संभाली और गाने के लिए तैयार हो गए। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन कोई भी उन्हें एक और स्ट्रीट परफॉर्मेंस समझकर नहीं रुका। चलिए चलते हैं, उसने सोचा और अपना मुखौटा निकाल लिया। फिर उसकी उंगलियां उसके गिटार की धुनों पर थिरकने लगी। जैसे ही राग उसकी आवाज के साथ गुंथ गया, उसमें से एक चांदी की रोशनी धीरे धीरे निकलने लगी। कृपया मुझे बताएं कि क्या यह एक भ्रम है? मैं अभी भी कारण क्यों ढूंढ रहा हूँ? ओह, क्या मैं बस कुछ खोज रहा हूँ जो वहां नहीं है? मेरा हाथ कहीं नहीं पहुंच रहा है। तारांकन, ठीक है, मैंने सब कुछ खरीद लिया है। अंडे, ब्रेड, आटा, टॉयलेट पेपर, कुत्ते का खाना।
एक महिला अपने फोन पर लिखी लिस्ट चेक कर रही थी। यह उन सामानों की सूची थी जिन्हें उसे आज अपने घर के लिए खरीदना था और वह अपने घर जाते समय इसे क्रॉस चेक कर रही थी, कहीं वह कुछ भूल तो नहीं गई थी। माँ, आप मुझे पिज्जा खरीदना भूल गई। उसके बगल में एक 10 साल का छोटा बच्चा उसकी ड्रेस को खींच रहा था। मैं नहीं भूला, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन क्यों? पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है। जब भी तुम्हारे पिता अपना खेल देखते हैं तो तुम इसे पर्याप्त खाते हो। उसने सूंघा और उसके बच्चे ने उसके गालों को थपथपाया। स्पष्ट रूप से उसकी माँ को उसके लिए पिज्जा नहीं खरीदना नापसंद था। वह उसके साथ एक और बहस शुरू करने ही वाला था कि अचानक एक धुन से उसका ध्यान हट गया। उसने अपना सिर उस दिशा में झुका दिया जहां से संगीत आ रहा था। जल्द ही एक आवाज आई और बच्चे ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। इससे बहुत चौंक गया। ये बहुत ही मधुर और मधुर आवाज थी। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी इसे देखा और सोचा कि यह एक बहुत अच्छी धुन है और ऐसा लगता है कि उसने गाना कहीं सुना है। जैसा कि वह सड़क को अच्छी तरह से जानती थी, उसने सोचा कि यह सड़क प्रदर्शन का एक और प्रदर्शन था। लेकिन उसका बच्चा पहले से ही रोमांचित था। माँ, ये ठीक है अगर आप मुझे पिज्जा नहीं खरीद सकते। चलो देखते हैं कि कौन गा रहा है। पहले ही देर हो चुकी है, तुम्हें पता है। सिर्फ 5 मिनट ही काफी है। ये सुनकर माँ असमंजस में पड़ गई। वह ना कहना चाहती थी लेकिन गाना वास्तव में अच्छा था। उसके आसपास के अन्य लोग भी संगीत की ओर चलते हुए लग रहे थे। वे जानना चाहते थे कि इतनी अच्छी आवाज में कौन गा रहा है। अंत में उसने आह भरी। ठीक है, चलो देखते हैं। उसने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे उस स्थान पर ले आई जहां पहले से ही बहुत सारे लोग जमा थे। जमा हुई भीड़ अन्य संगीतकारों की तुलना में बहुत अधिक थी और बहुत सारे लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। यहाँ तक कि कुछ संगीतकार जो दूरी में प्रदर्शन कर रहे थे, घूर रहे थे। अरे क्या वह आदमी नहीं है? हाँ, वह बिल्कुल वैसा ही दिखता है। मुझे नहीं पता था कि वह गा सकता है। नहीं, वह गा सकता था। मैंने उसे एक्स स्टार में देखा था और वह बहुत अच्छा था। उनके नवीनतम गाने कमाल के हैं। मैं उसे एक की खोज में प्यार करता था। क्या आपको लगता है कि वह असल जिंदगी में भी प्लेबॉय है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, वह बहुत सुंदर है। वहाँ एक कैमरा क्रू है। क्या वह एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं? मैं नहीं जानता। फिर वह यहाँ क्या कर रहा है? मुझे एक वीडियो शूट करने दे और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करे। ये फूट जाएगा। इन कमेंट्स को सुनकर माँ और बच्चा दोनों और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने भीड़ में से निकलने की कोशिश की और 1 मिनट के बाद आखिरकार एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां वे संगीतकार का चेहरा देख पाए। देखते ही देखते माँ उसे पहचान गई। मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले देखा है। हाँ, ये गाना, ये कुछ महीने पहले ही वायरल हुआ था। ये लड़का इसका गायक है। वह यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही उसके मन में सवाल उठे, उसने देखा कि उसका बेटा पहले से ही गाने में पूरी तरह डूबा हुआ था। आइडेन की ओर देखते हुए, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसने अपने गायन पर भी अधिक ध्यान केंद्रित किया। क्या मैं अभी भी एक बेहतर कल में विश्वास कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे दुख के अंधेरे के बीच फंस गया हूँ। मेरा हाथ ले लो, चलो खुद को अंधेरे में खोजे। शार्क से दूर भागना। जैसा कि एडन ने गाया, माँ और बेटे को ऐसा लगा जैसे शब्द सीधे उनके दिल को प्रभावित कर रहे हो। उसने पहले गाना सुना था लेकिन लाइव गायन का प्रभाव था जो एक स्टूडियो एल्बम में नहीं था। कम से कम एडन की आवाज ऐसी थी कि उनका लाइव गायन उनके स्टूडियो वाले से बेहतर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दर्शक बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर भावनाओं को महसूस कर पाएंगे। प्रभाव लॉस्ट इन द स्काई जैसे गीत में कहीं अधिक था, जो एक सुंदर राग था जिसने जीवन के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे। जो भी गाना सुन रहा था वो पहले से ही उसमें डूबा हुआ था और कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे। तभी किसी ने माँ के कंधे पर थपकी दी। माफ कीजिए। हाँ, उसने अपने सामने युवती को देखा। कृपया इसे ले। युवती ने उसे एक पर्चा दिया और चली गई। उसके हाथों में और भी पर्चे थे जिन्हें वह बांट रही थी। अगर किसी ने गौर किया होता तो वे और लोगों को ऐसा करते हुए देखते। यह क्या है? माँ ने पर्चे को देखा और देखा कि यह किसी संगीतकार के शो के पोस्टर जैसा लग रहा था। आइए अपने स्थानीय थिएटर में आर्थर रीव्स के प्रदर्शन को देखें और जानें कि कैसे उन्होंने अपनी यात्रा को देखते हुए अपने हिट ट्रैक लॉस्ट इन द स्काई की रचना की। वे पैम्फलेट पर लिखे शब्द थे और उन्होंने उसे बहुत भ्रमित किया। आर्थर रीव्स, वह कौन था? जब उसने पैम्फलेट को पलटा तो उसे एहसास हुआ कि क्या चल रहा है। यह एक फिल्म का पोस्टर है। वे यहाँ एक फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ 30 दिनों की खुशी का पोस्टर था जो माँ के मन की सारी उलझन दूर कर रहा था। उस समय उसके बच्चे ने उसकी ड्रेस को खींचा। माँ, वह क्या है? यह एक फिल्म का पोस्टर है। उसने जवाब दिया। किस तरह की फिल्म? मुझे लगता है कि यह एक संगीत है। ऐसा लगता है। क्या उस आदमी की तरह गाने होंगे जो वह बजा रहा है? हाँ। ये सुनते ही बच्चा तुरंत चमक उठा। आशा भरी निगाहों से उसने मुंह खोला। क्या हम फिल्म देखने जा सकते हैं? उसने कहा। कृपया, यह एक समय हो गया है। पिछली बार हम उस पायरेट मूवी के लिए गए थे।
उसकी माँ ने कुछ सेकंड के लिए उसके शब्दों के बारे में सोचा और आइडेन और पोस्टर पर नजर डाली। बुरा नहीं लगता, ये यहाँ कहता है कि इसने एक पुरस्कार जीता। ठीक है, चलो इसे देखने चलते हैं, उसने आखिरकार कहा और बच्चे के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल गई। एडन के सड़क प्रदर्शन को सोशल मीडिया में फैलने में देर नहीं लगी क्योंकि बहुत से लोगों ने उनके वीडियो ऑनलाइन अपलोड किए। उसके कारण आसपास के लोगों को पता चला कि एडन एक सड़क प्रदर्शन कर रहा था और जल्दी से इसे देखने चला गया। हर गाने के बाद एडन भीड़ से बात करते थे, उनके बारे में पूछते थे और सेल्फी और ऑटोग्राफ देते थे। इस दोस्ताना व्यवहार ने उनमें से बहुतों को यह महसूस कराया कि उन्हें जाकर उस फिल्म को देखना चाहिए जिसका प्रचार कर रहे थे। आखिरकार गाने अच्छे थे, एडन की अभिनय प्रतिभा साबित हो गई थी और अगर यह एक पुरस्कार जीतती तो फिल्म खराब नहीं होती। ये वांछित प्रभाव था जो एडन बनाना चाहता था। वह जानता था कि सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग करने और टॉक शो में जाने से केवल सामान्य प्रतिक्रियाएं ही मिलेंगी। उन्हें किसी और तरीके से फिल्म में लोगों की दिलचस्पी जगाने की जरूरत थी और मुख्य अभिनेता के खुद प्रदर्शन करने और लोगों से उनकी फिल्म देखने जाने के लिए कहने से बेहतर कोई तरीका नहीं था। लोगों को उससे जोड़ने और बेहतर अनुकूलता प्राप्त करने का यह एक शानदार तरीका था। साथ ही यह सोशल मीडिया पर भी धूम मचाने का काम करने वाला था। जैसे ही लोगों ने एडन के साथ वीडियो और सेल्फी पोस्ट की, उन्हें काफी क्लिक मिले। इसके पीछे एक कारण कल का एक की खोज का एपिसोड था। सोशल मीडिया पर एडन अभी भी इसके लिए ट्रेंड कर रहा था। इटर्नल लाइफ मूवीज ने भी आग की लपटों को भड़काने में मदद की क्योंकि उनकी मार्केटिंग टीम ने तेजी से वीडियो और सेल्फी को बढ़ावा दिया ताकि इसे और भी अधिक प्रचार मिल सके। एडन के साथ आए कैमरा क्रू ने उन्हें रिकॉर्डिंग भेजी और बिना एडिट किए ही उन्होंने इसे सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड कर दिया। उन्होंने इसे संपादित नहीं किया, इसका कारण ये था कि वे और कच्चे फुटेज दिखाना चाहते थे। अंत में कुछ ही घंटों में ये बहुत सफल रहा क्योंकि इसके बारे में अधिक से अधिक पोस्ट आए। एडन ने एक और काम किया कि वह एक स्थान पर नहीं रुकते थे। जैसे ही उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होते देखा, वे दूसरी गली में प्रदर्शन करने के लिए निकल गए। लेकिन यह वास्तव में सिर्फ शुरुआत थी। यह मार्केटिंग अभियान सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए नहीं था। अनंत जीवन की फिल्में शुरू में केवल प्रतिक्रियाओं को देखना चाहती थी और यह पता लगाने के बाद कि वे अत्यधिक सकारात्मक थी, उन्होंने जल्दी से योजना का दूसरा भाग शुरू किया। इसे अमेरिका के हर बड़े शहर में स्ट्रीट परफॉर्मेंस देना था। चैप्टर 173 न्यूयॉर्क, एलए, शिकागो, सैन डिएगो और ऑस्टिन। अगले कुछ दिनों के लिए एडन ने स्ट्रीट शो आयोजित करने और लोगों को अपनी फिल्म देखने के लिए कहने के लिए पूरे अमेरिका में यात्रा की। चूंकि 30 डेज ऑफ हैप्पीनेस एक संगीतमय फिल्म थी, गाने लोगों को फिल्म में दिलचस्पी लेने के लिए जादू की तरह काम करते थे। वहीं मार्केटिंग कैंपेन सोशल मीडिया पर खूब हिट रहा। बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि आइडेन उनके शहर में एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस करने आएंगे। एडन के प्रदर्शन और लोगों के साथ बात करने के वीडियो इंटरनेट पर हिट हो गए और बहुत से लोगों ने इसकी सराहना की। उनमें से एक खूब वायरल हुआ था। क्लिप में एडन शिकागो में प्रदर्शन कर रहा था जब एक बूढ़ी महिला जो उसके प्रदर्शन को सुन रही थी, ने उसे 70 के दशक का एक पुराना गाना बजाने के लिए कहा जो उसका पसंदीदा था। बिना समय बर्बाद किए एडन ने उसके लिए गीत प्रस्तुत किया, जिससे यह एक मधुर क्षण बन गया। इस प्रकार के क्षण इंटरनेट पर बहुत दुर्लभ थे और इसने क्लिप को बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल करने में मदद की। लोग एडन के फैन इंटरेक्शन को काफी विनम्र और स्वीट करार दे रहे थे। एडन और इटर्नल लाइफ मूवीज के इस कदम से 30 दिनों की खुशी के लिए बहुत सारी मुफ्त पब्लिसिटी हासिल करने में मदद मिल रही थी। एडन के सड़क प्रदर्शन को देखने वाले और पैम्फलेट पाने वाले बहुत से लोगों ने फिल्म देखने जाने का फैसला किया। इसकी वजह से एडवांस बुकिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सोफिया और उमर को लगा कि उनकी फिल्म वास्तव में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा प्रभाव डाल पाएगी और उनके चेहरे से मुस्कान नहीं जा रही थी। एडन का प्रशंसक समूह भी एक की खोज प्रसारण के बाद से सक्रिय था। सिटकॉम के बाद 2000 से अधिक लोग प्रशंसक समूह में शामिल हो गए, जिससे एडन को अधिक से अधिक कोर प्रशंसक मिले। जब प्रशंसक समूह को पता चला कि एडन 30 दिनों की खुशी का प्रचार कर रहे हैं, तो उनमें से कई उत्साहित और खुश थे। उनमें से ज्यादातर टोरंटो में फिल्म देखने में सक्षम नहीं थे, इसलिए आखिरकार उन्हें ऐसा करने का मौका मिला। चक नॉरिस, तो मेरी उन्नत बुकिंग आखिरकार सप्ताहांत के लिए हो गई है। 30 दिनों की खुशी देखने के लिए उत्साहित हूँ। क्या समूह में कोई और जा रहा है? कोरियाई उपन्यास प्रतिगामी, मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई और नहीं है। यदि मैं अपने आप को उन जुड़ों से भरे कमरे में पाता हूँ जो फिल्म देखने आए हैं, तो मेरा मन हो सकता है कि मैं अपने आप से अलग हो जाऊं। रोम कॉम में रिस्क नहीं ले सकते। बॉन्डर की 20 वर्षीय प्रेमिका। गाने को छोड़कर ट्रेलर क्लिच लग रहा था, इसलिए मैं विशेष रूप से झिझक रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फिल्म जल्द या बाद में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आएगी। हालांकि शुरुआती समीक्षा शानदार होने पर मैं इसे सिनेमाघरों में पकड़ लूंगा। यंग फ्रूट स्माइली, मैंने टोरंटो में फिल्म देखी, वास्तव में इसका आनंद लिया और मुझे नहीं लगता कि लोगों को गुणवत्ता के बारे में चिंता करनी चाहिए क्योंकि इसने एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। अंत बहुत प्यारा था और मैं इसे फिर से सिनेमाघरों में देखूंगा।
स्पेंडेक्स प्रेमी, अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वास्तव में फिल्म देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि मुझे रोमांटिक कॉम पसंद नहीं है, लेकिन मार्केटिंग ने वास्तव में मुझे अपना विचार बदल दिया। यह एक बहुत अच्छा विचार है क्योंकि यह एक संगीतमय है। मैं उसकी वजह से फिल्म देख सकता हूँ। मेरे कुत्ते ने मधुमक्खी पर कदम रखा। हाँ, मार्केटिंग बहुत अच्छी रही है। मुझे एक बार की याद आती है जब एक अभिनेता वास्तव में एक सर्कस दल के साथ खेलता था क्योंकि उसकी फिल्म उसी से जुड़ी थी। उन्होंने इसे टीवी पर प्रसारित किया और हर कोई ऐसा था जैसे ये बहुत अच्छा लग रहा हो। मुझे आश्चर्य है कि फिल्म किस बारे में है। मूनिंग फ्रोडो, क्या किसी को पता है कि कितने लोगों ने पहले ही टिकट बुक कर लिया है? मैं इसे अपने शहर में ऑनलाइन बुक नहीं कर पाया। हॉलीवुड इनसाइडर, ऐसा ज्यादातर इसलिए है क्योंकि फिल्म के लिए आवंटित स्क्रीन बहुत अधिक नहीं है। इसलिए यदि यह वास्तव में प्रसिद्ध हो जाता है तो इसके लिए टिकट प्राप्त करना कठिन होगा। हालांकि मैं थिएटर मालिकों को भविष्य में स्क्रीन बढ़ाते हुए देखता हूँ। दूसरे भाई से माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। लीप इन द स्काई वास्तव में मुझे बेहतर दिखता है। हेरोल्ड वुड आखिरकार उस शैली में वापस आ गया है जिस पर वह शासन करता है, इसलिए यह एक अच्छी घड़ी होगी। मैंने सुना है कि बहुत सारी स्क्रीन उसके कारण आवंटित की जाती हैं और यह ज्यादातर पुष्टि की जाती है कि यह अच्छा होगा। हॉलीवुड इनसाइडर, आप कभी नहीं जान सकते कि कोई फिल्म रिलीज होने तक अच्छी होगी या नहीं। लीप इन द स्काई अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन आप इसे देखने के बाद ही जान पाएंगे। तटस्थ दर्शक अभी भी 30 दिनों की खुशी में अधिक रुचि लेने जा रहे हैं क्योंकि उत्पाद एक फिल्म समारोह में सीधा होता है। मेरे बॉस के लिए सिंपिंग, ऐसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर टकराव काफी अच्छा होगा। जैसा कि 30 दिनों की खुशी का मार्केटिंग अभियान चल रहा था, नाइटहॉक स्टूडियो खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनका एक प्रतियोगी सार्वजनिक हित के मामले में उनसे एक बड़ी छलांग लगा रहा है। इसलिए रोड्रिगो ने भी रणनीति बदलने का फैसला किया। उन्होंने हेरोल्ड और अन्य कलाकारों को फिल्म के प्रचार के लिए हाई स्कूलों और कॉलेजों का दौरा कराया। फिल्म में हेरोल्ड ने एक हाई स्कूल के छात्र की भूमिका निभाई जो एक नर्तकी थी, इसलिए यह फिल्म की कहानी के साथ अच्छी तरह से फिट बैठती है। उनके किशोर प्रशंसकों के कारण लीप इन द स्काई को भी जनता से अच्छी मात्रा में प्रत्याशा मिल रही थी। पहले दिन के अनुमान खराब नहीं है। 8-10 मिलियन एक रोमांटिक कॉमेडी के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। रोड्रिगो ने उन दस्तावेजों को देखते हुए कहा जो उसके सहायक ने अभी अभी उसे दिए थे। वह अपने कार्यालय में बैठा था और उसका सहायक उसके सामने था। हाँ, पहले दिन के बाद इसके ऊपर उठने की उम्मीद है। हालांकि बहुत कुछ पहले दिन के बाद ऑनलाइन समीक्षाओं पर निर्भर करता है। लोग वास्तव में इन दिनों समीक्षकों की समीक्षा के बाद फिल्में देखने नहीं जाते हैं और केवल आम दर्शकों की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। ऐसा ही सोशल मीडिया के साथ है। हॉलीवुड को इसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। रोड्रिगो अपने दिमाग में हिसाब लगाते हुए बुदबुदाया। इस दर से फिल्म 100-120 मिलियन डॉलर के बीच कहीं भी समाप्त हो सकती है। उसने मन ही मन सोचा। लीप इन द स्काई का कुल बजट 30 मिलियन डॉलर था जो एक हाई स्कूल रोम कॉम के लिए थोड़ा अधिक था, लेकिन सच्चाई ये थी कि हेरोल्ड को बोर्ड पर लाने के लिए रोड्रिगो को 15 मिलियन डॉलर खर्च करने की आवश्यकता थी। उन्होंने विपणन पर 20 मिलियन डॉलर भी खर्च किए, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर उन्हें अपने कुल बजट को तोड़ने के लिए 50 मिलियन डॉलर की आवश्यकता थी। वास्तव में रोड्रिगो को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। वह लाभ को तोड़ने और एक अच्छा लाभ अर्जित करने के बारे में बहुत आश्वस्त था। साउंड ट्रैक और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सौदों जैसी अन्य चीजों से अधिक पैसा आने वाला था। अगर फिल्म अच्छी चलती है तो फिल्म के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से 50 मिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त करना आसान होगा। खुशी के 30 दिन के बारे में क्या आप उनकी उन्नत बुकिंग और अनुमानों के बारे में कुछ जानते हैं? रोड्रिगो ने अपने सहायक की ओर देखा। प्रतिक्रिया उनके लिए बहुत अच्छी है। वे शायद मार्केटिंग के हिसाब से 3-4 मिलियन डॉलर में खुलने जा रहे हैं। फिर यह सब दर्शकों पर निर्भर करता है और कितने लोगों को लीड थिएटर में खींच सकते हैं। उनका नेतृत्व कोई नहीं है। उन्हें 30 लाख डॉलर की ओपनिंग भी नहीं मिलनी चाहिए। रोड्रिगो ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, ये सोचकर कि लियो की फिल्म निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा कमाएगी। उसे निश्चित रूप से यह पसंद नहीं आया। ठीक है, एडन सिल्वरे मौजूदा बाजार के आधार पर बहुत अच्छा कर रही है। मैंने सुना है कि बहुत से स्टूडियो सोचते हैं कि वह प्रतिभाशाली है और वे उसे गंभीरता से लेना शुरू कर रहे हैं। अगले 5 वर्षों में वो हो सकता है। रोड्रिगो की चकाचौंध देखकर सहायक ने बोलना बंद कर दिया और खांसने लगा। ओह, उनकी मार्केटिंग रणनीति टोरंटो से एक बड़ी हिट और गति थी और चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले गाने उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। रोड्रिगो ने अपने सहायक को खारिज करने के लिए अपना हाथ लहराते हुए आह भरी और सिर हिलाया। अपने सहायक के चले जाने के बाद उसने मन ही मन सोचा, देखते हैं किसकी फिल्म ज्यादा कमाई करने वाली है। एडन की अनौपचारिक सड़क यात्रा समाप्त होते ही दिन बहुत तेजी से बीत गए। सोशल मीडिया पर काफी चर्चा करने के बाद रणनीति फिल्म के लिए अच्छी खासी प्री बुकिंग हासिल करने में कामयाब रही थी। उसी समय इंटरनेट पर मौजूद सभी लोगों ने अमेरिका में फिल्म के बारे में सुना था, इसलिए इटर्नल लाइफ फिल्में और एडन दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबरों की उम्मीद कर रहे थे।
एडन फिल्म की रिलीज के लिए थोड़ा अधिक उत्साहित होने का एक कारण ये भी था कि यह उनकी अपनी फिल्म थी जहां वह मुख्य किरदार थे। इससे एक अलग ही एहसास हुआ, यहाँ तक कि वह अपने सभी परिचितों को फिल्म देखने जाने के लिए कह रहा था। एक और कारण ये था कि फिल्म में उनका हिस्सा था, इसलिए अगर फिल्म अच्छी कमाई करती तो एडन निश्चित रूप से अमीर हो जाते। उनके गानों के इतना अच्छा प्रदर्शन करने के कारण वे जो एंडोर्समेंट कर रहे थे, और निश्चित रूप से हारून हॉट के मामले में एडन पहले ही करोड़पति बन चुके थे। लेकिन हॉलीवुड में ये वास्तव में बहुत कुछ नहीं था। यहाँ के बहुत से स्टार्स हर महीने लाखों डॉलर कमाते हैं और एक ही महीने में ये सब एक आलीशान जिंदगी जीने के लिए खर्च भी करते हैं। हालांकि एडन ऐसा नहीं था और अपने करियर की शुरुआत में उसे विलासिता में बहुत कम दिलचस्पी थी, फिर भी उसे पैसे की जरूरत थी। इसलिए वह उम्मीद कर रहे थे कि 30 दिनों की खुशी अच्छा कारोबार करेगी, इसलिए एडन को और पैसा मिल सकता है। यह मुख्य रूप से उनके दिमाग में योजनाओं के कारण था। उन्होंने और वेड ने एडन को एक बड़ा स्टार बनाने के अगले कदम के बारे में बहुत चर्चा की थी और इसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। चैप्टर 174 लेस देन खराब, कंजूस और मैला रोमांटिक कॉम के बीच में 30 दिनों की खुशी सबसे अलग हो सकती है। अमेरिकन सन समीक्षाएं। ग्रेटर देन लेस देन बुनियादी कहानी वाली फिल्म के लिए यह अपने पलों में शानदार प्रदर्शन और संगीत के स्तर को ऊंचा करने के साथ चमकता है। यह कोई बुरी घड़ी नहीं है। किस्म ग्रेटर देन लेस देन 30 डेज ऑफ हैप्पीनेस हॉलीवुड को बताता है कि इसके प्रमुख व्यक्ति एडन सिल्वरे से क्या उम्मीद की जाए। वह आगे अपने अभिनय से और पीछे अपने संगीत से चमकते हैं। हॉलीवुड अनुदान। ग्रेटर देन लेस देन इस साल आने वाली बेहतर फिल्मों में से एक जो सिनेमाघरों में सभी को चौंका सकती है। मूवी फीवर। ग्रेटर देन लेस देन केटी ब्रूक्स को वह भूमिका मिल सकती है जो उन्हें हॉलीवुड पदानुक्रम में बढ़ावा दे सकती है, लेकिन स्टैंड आउट बिंदु फिर भी एडन सिल्वरे था। सड़े हुए सेब। ग्रेटर देन, मैंने उसे कई बार कहा कि यह एक अच्छी फिल्म है, लेकिन अंत में वह नहीं आई। भूरे बालों वाला एक चश्मे वाला लड़का 30 दिनों की खुशी के पोस्टर पर समीक्षा पढ़कर भौहें चढ़ाता है। स्टूडियो अक्सर पोस्टर के साथ संलग्न करने के लिए सबसे अच्छी समीक्षाओं को चुनते हैं ताकि ऐसा लगे कि फिल्म वास्तव में अच्छी है। जहां तक भूरे बालों वाले लड़के की थ्योरियां चल रही थी, इसका कारण ये था कि जिस लड़की से उसने अपने साथ फिल्म देखने के लिए कहा था, उसने उसे खड़ा कर दिया था। अगली स्क्रीनिंग में 5 मिनट थे और वह कॉल नहीं उठा रही थी, मैसेज नहीं जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उसका यहाँ आने का कोई इरादा नहीं है। ये जानते हुए कि वह आज नहीं आएगी, वह लड़का निराश होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि मैंने बिना कुछ लिए 2 टिकट खरीदे। उसने अपने हाथ में 2 टिकट देखे, तभी सूचना मिलते ही उनके फोन की घंटी बजी। यह उनका स्काईग्राम था। उसने इसे खोला और चौंक गया। उनके फोन की स्क्रीन पर पहली पोस्ट उस लड़की की फोटो थी जिसने उन्हें खड़ा किया था। फोटो में वह एक बहुत बड़े थिएटर की तरह दिख रही थी और एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वे दोनों मुस्कुरा रहे थे। उसने लड़के को पहचान लिया। वह अपने हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम का हिस्सा थे और काफी अमीर भी थे। फोटो के मुताबिक दोनों लीप इन द स्काई देखने जा रहे थे। कुतिया, कमबख्त कुतिया। वह आदमी अपने मन में शाप दिए बिना नहीं रह सका। वह उस लड़की को डेट के लिए आमंत्रित करने में भी बेवकूफी महसूस कर रहा था। वह उसे अस्वीकार कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसके बजाय उसे खड़ा करने का फैसला किया। मैंने आज के लिए अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी बचाए। वह अपने आप को भौहें चढ़ाने से नहीं रोक पा रहा था और सोच रहा था कि वह अपने हाथ में अतिरिक्त टिकट का क्या करने जा रहा है। तभी एक मधुर आवाज ने उसे बाहर बुलाया। माफ कीजिए। हाँ। वह पीछे मुड़ा और एक सेकंड के लिए उसे मंत्रमुग्ध महसूस हुआ, जैसे एक लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसके छोटे भूरे बाल थे और उसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। यहाँ तक कि उन कैजुअल कपड़ों में भी वह बेहद मासूम नजर आ रही थी। क्या आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आपके पास 2 टिकट हैं, लेकिन आप अकेले लग रहे हैं। मैं वास्तव में वही फिल्म देखना चाहता था, लेकिन काउंटर पर टिकट पहले ही बिक चुके हैं। लड़की ने अपनी बोली में थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। भूरे बालों वाला लड़का बता पा रहा था कि उसने बहुत सोच विचार के बाद ही उससे संपर्क किया था। यदि आपके पास कोई नहीं है जिसके साथ आप यहाँ हैं, तो क्या आप मुझे टिकट बेचने का मन बना रहे हैं? मैं मुख्य अभिनेता का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आप देखिए। भूरे बालों वाले लड़के ने अपने हाथ में टिकट और फिर लड़की पर नजर डाली। यीशु, तुम जीवित हो, उसने मन ही मन सोचा और भगवान को धन्यवाद दिया। उन्हें अब अकेले फिल्म देखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, मैं कर सकता था। दरअसल जो मेरे साथ फिल्म देखने जा रहा था वह कभी नहीं आया। उसने लड़की की तरफ देखा। मुझे आपको टिकट देने में कोई आपत्ति नहीं है, हम एक साथ फिल्म देख सकते थे। उस दिन भूरे बालों वाले लड़के को अपनी पहली प्रेमिका मिली और धन्यवाद देने के लिए उसने 30 दिनों की खुशी के लिए एक 5 स्टार समीक्षा छोड़ दी। तारांकन पहले दिन सभी सिनेमाघरों में अधिभोग दर अविश्वसनीय 70% है। हमने पहले ही दिन $4 मिलियन कमाए। इस तरह किया हम अंततः केवल 2 सप्ताह में $50 मिलियन को पार नहीं कर देंगे। हम इससे अधिक कमाएंगे। अधिकांश दर्शकों की समीक्षा अच्छी है और बहुत सारे किशोर इसे पसंद कर रहे हैं।
इस दर पर हम कुछ दिनों में उत्पादन और विपणन बजट की वसूली कर सकते हैं। इटर्नल लाइफ मूवीज में मार्केटिंग टीम के कार्यालय में कर्मचारी सोशल मीडिया पर टिप्पणियों पर नजर रख रहे थे और पहले दिन के कलेक्शंस की जांच कर रहे थे। पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अनुमानित रूप से $4 मिलियन था, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि दर्शकों की समीक्षा और टिप्पणियां सामने आने लगी हैं और वे अत्यधिक सकारात्मक थी। इसका मतलब था कि मुंह की बात निश्चित रूप से फैलने वाली थी। यह उत्तर अमेरिकी बॉक्स ऑफिस रैंकिंग में 6 पर खुला। रिकॉर्ड के लिए लीप इन द स्काई पहले दिन $7 मिलियन के साथ 3 पर खुला है। शीर्ष स्थान एक सुपरहीरो फिल्म द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिया गया था जिसके पास एक पिशाच की शक्ति थी और क्रिंगी कैचफ्रेज से प्यार करता था। दूसरा स्थान सुपर सफल जॉम्बी एक्शन फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म ने लिया। ये दोनों फिल्में 2 महीने पहले ही रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी रैंकिंग पर राज कर रही है। हालांकि आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव के आसार जरूर थे। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि फिल्म का बजट केवल $5 मिलियन था और मार्केटिंग पर केवल $5 मिलियन का अतिरिक्त खर्च आया था। यह ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्केटिंग का अधिकांश हिस्सा एडन ने खुद संभाला था। अन्यथा इनकी मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च होता है। साउंड ट्रैक की धाराओं और बेची गई भौतिक प्रतियों ने पहले ही बहुत सारा बजट वापस पा लिया था, इसलिए कुछ ही दिनों में फिल्म टूटने वाली थी और उसके बाद सारा पैसा लाभ होगा। ऐसा लगता है कि हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है। कार्यालय का दरवाजा खुला सोफिया को प्रकट करते हुए, जो अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ आई थी। फिल्म में अच्छी संख्या में लोगों को उत्साहित देखकर जाहिर तौर पर खुश थी। उसके पीछे एडन भी आया और वेड उसके पीछे पीछे आया। ऑफिस के आसपास उन्हें देखने के आदी हो चुके हर कर्मचारी उन्हें देखकर उत्साहित हो गए। हमें बहुत सकारात्मक समीक्षा मिल रही है। आलोचक 30 दिनों की खुशी को स्लीपर हिट और सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक वाली फिल्म कह रहे हैं, इसलिए माहौल बहुत अच्छा है। सोफिया ने सिर हिलाया जब कर्मचारियों में से एक ने कहा, ऐसा लगता है कि हम इस बार बहुत पैसा बनाने जा रहे हैं। सोफिया ने कहा, फिर एडन की ओर मुड़ी। आपके मार्केटिंग आइडिया के लिए धन्यवाद। ये सिर्फ एक विचार था जो मुझे अचानक मिला। मुझे खुशी है कि यह काम कर गया। एडन एक सीट पर बैठ गई और कर्मचारियों में से एक ने उत्साह से अपना मुंह खोला। ये जादू की तरह काम किया। इस ग्राफ को देखें। फिल्म में लोगों की दिलचस्पी पहले 56% थी और अब ये कम से कम सोशल मीडिया पर 135% से अधिक है और यह अभी बढ़ रही है। एडन ने उन जटिल चार्टों को देखा जो कर्मचारी उसे दिखा रहा था। ये वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उनके मार्केटिंग आइडिया ने वास्तव में दर्शकों के साथ एक राग मारा। मुझे उम्मीद है कि यह ऊपर जाएगा। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं कुछ करूं तो मुझे बताएं। मेरा शेड्यूल इन दिनों फ्री है, एडन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बॉक्स ऑफिस नंबर और फिल्म को कैसी प्रतिक्रिया मिली ये जानने के लिए यहाँ कार्यालय में थे। सौभाग्य से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वास्तव में कुछ ऐसा है जो हम चाहते थे कि आप करें। ये बहुत कुछ नहीं है और आपको बहुत कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ये टैब्लॉइड से कुछ मुफ्त मार्केटिंग के लिए है। क्या वास्तव में? एडन ने एक भान उठाई। इसमें आप और केटी दोनों शामिल हैं। ... उद्धरण चिन्ह। लॉस एंजल्स में एक थिएटर के बाहर हाई स्कूल के कुछ छात्र टिकट काउंटर के सामने खड़े थे। 30 दिनों की खुशी के टिकट मांग रहे थे। अरे बुरे आदमी, हमें 30 दिनों की खुशी के लिए टिकट चाहिए। काउंटर के सामने वाले व्यक्ति ने छात्रों पर अपनी आंखें मूंद ली और भौहें चढ़ा ली। बूढ़ा किसे कह रहे हो? अभी तो मैं जवान हूँ, उसने अपने मन में सोचा, लेकिन जानता था कि उसे विनम्र होने की जरूरत है। मुझे माफ करें, सभी टिकट पहले ही बिक चुके हैं। अगले 2 दिनों के टिकट बिक चुके हैं, इसलिए आप इसे उसके बाद ही देख सकते हैं। क्या कुछ नहीं किया जा सकता? एक कंजूस आदमी ने पूछा। नहीं, मुझ में वास्तव में कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। तुम लोग कुछ और क्यों नहीं देखते, जैसे लीप इन द स्काई? यदि आप कुछ फैंटेसी चाहते हैं, यह मोरबिन समय है, अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। उनके शब्दों में हाई स्कूल के छात्रों ने भौहें चढ़ाई। वे फिल्म के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनकर ही यहाँ आए हैं, लेकिन वे इसकी स्क्रीनिंग नहीं करा पा रहे हैं, जिससे वे खफा हो गए। हम ऐसा नहीं चाहते। मैंने सुना है लीप इन द स्काई खराब है। मेरे दोस्त को ये पसंद नहीं आया। मुझे वास्तव में इट्स मोरबिन टाइम की एक और स्क्रीनिंग पर आपत्ति नहीं होगी, सिर्फ मजाक के लिए। हाई स्कूल के छात्रों ने आपस में बात की और उसी समय एक महिला जो दूर से पूरी बातचीत सुन रही थी, टिकट काउंटर की ओर चल पड़ी। क्या आप 30 दिनों की खुशी की और स्क्रीनिंग नहीं कर सकते? मैंने देखा कि लीप इन द स्काई को और अधिक स्क्रीनिंग मिल रही है। अगर बहुत सारे लोग इसे देखना चाहते हैं तो बस एक और स्क्रीनिंग करवाएं। वास्तव में मेरे पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। हमें इसके लिए स्टूडियो से संपर्क करने की जरूरत है। तो ये करो। हम पहले से ही अन्य फिल्मों के संपर्क में हैं। कर्मचारी ने जितना हो सके उतना अच्छा जवाब दिया, लेकिन इससे हाई स्कूल के छात्रों को बहुत बुरा लगा। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया जा सका। तभी एक आदमी आगे चला गया। हम 30 दिनों की खुशी के लिए और अधिक स्क्रीनिंग की मांग करते हैं। 0 ये सुनकर अन्य छात्र भी वही जप करने लगे। हाँ, हम और स्क्रीनिंग की मांग करते हैं।
अधिक स्क्रीनिंग चैप्टर 175 जून की लीप इन द स्काई और 30 डेज ऑफ हैप्पीनेस एक ही दिन रिलीज हुई थी, इसलिए दोनों फिल्मों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती थी। खासकर इसलिए कि दोनों फिल्मों का जॉनर एक जैसा था। यहाँ तक कि दोनों फिल्मों के शुरुआती रिव्यू भी अच्छे आए हैं। उनमें से एक ने पहले ही एक बड़े फिल्म समारोह में खुद को साबित कर दिया था और दूसरे को प्रीव्यू स्क्रीनिंग में समीक्षकों द्वारा एक उज्जवल और प्यारी फिल्म के रूप में सराहा गया था। लेकिन जब दोनों फिल्में रिलीज हुई तो हकीकत सामने आ गई। पहले दिन 30 दिनों की खुशी को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, खासकर 16-25 आयु वर्ग के लोगों ने। अफसोस की बात है कि लीप इन द स्काई के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। भले ही फिल्म को शुरुआत में काफी दिलचस्पी मिली, लेकिन बहुत से लोगों ने इसका उतना आनंद नहीं लिया जितना उन्होंने सोचा था। इसकी कहानी एक हाई स्कूल के छात्र की कहानी के साथ बहुत अच्छी थी, जो एक डांसर बनने की आकांक्षा रखता था, लेकिन उसके पिता हमेशा चाहते थे कि वह एक डॉक्टर बने क्योंकि वह प्रसिद्ध डॉक्टरों के परिवार से आता है। फिल्म का रोमांटिक विकास मुख्य चरित्र के साथ एक प्रतिद्वंद्वी टीम के डांसर के लिए गिर रहा था, जिससे उसकी टीम प्रतिस्पर्धा कर रही थी। ये कुछ बहुत दार्शनिक या गहरा नहीं था, बस एक बहुत ही साधारण कहानी। कई बार ये दर्शकों के लिए अच्छा समय बिताने के लिए काफी होता, लेकिन इसका क्रियान्वयन बहुत ही सुस्त था। कॉमेडी ज्यादा नहीं उतरी और फिल्म ने गलतफहमियों के क्षेत्र में जाकर फनी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की, लेकिन दर्शक ऐसे ट्रॉप्स से पहले ही थक चुके थे जिनमें इनोवेशन की कमी थी। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि आमतौर पर इसके बाद ड्रामा होता था और इस फिल्म में इसे अच्छी तरह से अंजाम नहीं दिया गया था। पात्र कागज पर अजीब लग रहे थे, लेकिन प्रदर्शन विश्वसनीय नहीं थे। उदाहरण के लिए, एक प्रोफेसर का एक चरित्र था जो एक सेक्स एडिक्ट था और इसे मजेदार तरीके से दिखाने के लिए कुछ चुटकुले थे, लेकिन वे कभी नहीं उतरे। इसलिए दर्शकों की समीक्षा फिल्म पर काफी कठोर थी। हैरोल्ड वुड को वास्तव में अपने करियर के बारे में अधिक सोचना चाहिए। कम से कम अच्छे निर्देशकों के साथ काम करें यदि आप खुद को सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक कॉम अभिनेता के रूप में लेबल कर रहे हैं। मैंने फिल्म देखी क्योंकि आलोचकों ने कहा कि यह अच्छा है, लेकिन मेरे भगवान, ये बुरा था। उस दिन डीवीडी पर रिलीज हुई कॉमेडी फिल्में काफी बेहतर थी। क्या ये केवल मैं ही हूँ जिसने सोचा था कि हैरोल्ड वुड एक हाई स्कूलर के रूप में अजीब लग रहा था? उसके 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं उसकी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। चटपटी एडिटिंग की वजह से फीमेल लीड बहुत ज्यादा असत्य लग रही थी। मुझे इसे नहीं देखना चाहिए था। लीप इन द स्काई मत देखो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सिर्फ एक बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी बनने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन समस्या बस इसी में है। फिल्म कोशिश करती है लेकिन वह कभी नहीं बनती। जिन लोगों ने फिल्म देखी है उनकी इस तरह की समीक्षाएं सोशल मीडिया साइट्स पर काफी आम थी। वहीं कई लोग फिल्म को अच्छी रेटिंग देने वाले क्रिटिक्स को भी कोस रहे थे। सच्चाई ये थी कि नाइट हॉक स्टूडियोज ने केवल भुगतान की गई समीक्षाओं का प्रचार किया था और इस वजह से बहुत सारी खराब समीक्षाओं को छुपा दिया गया था। उसी समय लोगों ने अन्य बातों पर भी ध्यान दिया, जैसे कैसे 30 दिनों की खुशी के लिए स्क्रीन बहुत कम थे और कैसे लीप इन द स्काई ने अधिकांश स्क्रीन प्राप्त किए। ये समस्या तब सामने आई जब कुछ हाई स्कूल के छात्रों का अधिक शो के लिए विरोध करने का एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया गया। कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने इसी समस्या के बारे में बात की। 30 दिन की खुशी जनता द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था, इसलिए बहुत सारे लोग टिकट पाने की कोशिश कर रहे थे और उन सभी को सिनेमाघर पहले से ही भरे होने जैसी समस्याएं थी। लिहाजा इसके खिलाफ लोगों में आक्रोश था। चश्मे वाली लड़की, मेरे क्षेत्र में 30 दिनों की खुशी के लिए स्क्रीन क्यों उपलब्ध नहीं है? ये बहुत कष्टप्रद है, खासकर क्योंकि मैं वास्तव में फिल्म देखना चाहता हूँ। कौन प्रशंसक, मैं उसी समस्या का सामना कर रहा हूँ। क्षेत्र में बेचा गया हर टिकट मैंने थिएटर से और स्क्रीन लाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अनुबंध से बंधे हैं। ऐसा होने पर बहुत गुस्सा आता है। कर्मा की दादी, मुझे लगता है कि मैं नेटफ्लिक्स पर फिल्म के आने का इंतजार करूंगी। स्क्रीनिंग इतनी कम होने पर टिकट पाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। ट्वीट स्मोकिंग पोप, मैंने सुना है कि थिएटर चेन ने अन्य फिल्मों को ये सोचकर अधिक स्क्रीन दी कि यह अच्छा नहीं करेगी, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है, इसलिए उन्हें अब पछताना पड़ रहा होगा। मुझे पता है कि दुनिया कठोर है, लेकिन कम से कम सिनेमा में हमें बड़े नामों से बेहतर कहानियों को बढ़ावा देना चाहिए। विषाक्त स्पैरो उपयोगकर्ता, हॉलीवुड हमेशा अच्छी फिल्मों को बहुत अधिक कमाई करने से रोकता है। वे अब केवल बड़ी फ्रेंचाइजी और ब्रह्मांड की फिल्मों की परवाह करते हैं। एक किताब प्रकाशित करने के सपने, मुझे नहीं पता था कि यह चल रहा था। शुक्र है मैं अपने माता पिता और अपने लिए जल्दी टिकट बुक करने में सक्षम था। उन्हें गाने पसंद आए और वे फिल्म देखने जाना चाहते थे, इसलिए यह एक पारिवारिक सैर बन गई। बिल्लियां हमारी मालिक हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे जनता के हित और बॉक्स ऑफिस के आधार पर कुछ दिनों में स्क्रीन बढ़ाने जा रहे हैं। थिएटर चेन आमतौर पर ऐसा करते हैं। यह मदद करेगा अगर लोग थिएटर चेन को टैग कर सके और उन्हें और स्क्रीनिंग प्राप्त करने के लिए कह सके। कूल दिखने के लिए सिगरेट पीना, हम और स्क्रीनिंग चाहते हैं। इसी तरह बहुत से लोग इस मुद्दे के बारे में टिप्पणी कर रहे थे और कुछ लोग अधिक स्क्रीनिंग के लिए अपने इलाके के थिएटरों के सोशल मीडिया हैंडल को भी टैग कर रहे थे।
इटर्नल लाइफ स्टूडियोज ने भी एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि वे बहुत अधिक अनुरोधों के कारण अधिक स्क्रीनिंग के लिए थिएटरों के साथ एक अनुबंध पर फिर से बातचीत करेंगे। जैसा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा कर रही थी, हर एक कर्मचारी बहुत खुश था। यदि यह फिल्म असफल होती तो वे बेरोजगार हो जाते, इसलिए यह उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय था। लेकिन अब सब ठीक था। दूसरे दिन 30 दिनों की खुशी ने $5.5 मिलियन कमाए, संख्या में वृद्धि हुई। तीसरे पर यह संख्या $6.4 मिलियन हो गई, जिससे ये केवल 3 दिनों में सामूहिक रूप से $15.9 मिलियन कमाती है। पहले से ही इसके सभी बजट की वसूली कर रही है। ये तो बस शुरुआत थी। तारांकन, मुझे लगता है कि हम एक गुप्त मिशन पर हैं। ऐसा लगता है। जीरो एडन ने मुस्कुराते हुए केटी से कहा। फिल्म के वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण वह अच्छे मूड में लग रही थी। वे फिलहाल एडन की कार में बैठे थे जो एक थिएटर के बाहर खड़ी थी। ठीक है, अब जबकि हम यहाँ हैं, आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अनंत जीवन की फिल्मों ने हमारे थिएटर में जाने के बारे में पपराजी को पहले ही चिढ़ा दिया है, इसलिए उनमें से कुछ के आसपास दुख के रहने की अपेक्षा करें। आशा करते हैं कि वे अच्छी तस्वीरें लें, कैटी ने कार से उतरते हुए कहा। आपको वास्तव में अपनी खुद की फिल्म के लिए बहुत कुछ करना है। एडन ने ये सोचकर गहरी सांस ली कि फिल्म व्यवसाय काफी दिलचस्प है। इटर्नल लाइफ मूवीज की मार्केटिंग टीम ने एडन और केटी को कुछ सिनेमाघरों में एक साथ जाने के लिए कहा है, ताकि पपराजी एक साथ उनकी तस्वीरें क्लिक कर सके। ये तस्वीरें तब अखबारों और अन्य समाचार आउटलेट्स में दिखाई देंगी, जिससे फिल्म के लिए अधिक प्रचार हो रहा है। जाहिर तौर पर ये बहुत सारी फिल्मों में इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति थी, खासकर रोमांटिक कॉमेडी। मीडिया वैसे भी सोचता है कि रोमांटिक कॉम में काम करने वाला कोई भी अभिनेता अंततः डेटिंग खत्म कर देगा। बात एक हद तक सही भी थी, लेकिन कुछ भी पक्का होने से पहले ही उन्हें एक्टर्स को कपल बनाने की आदत थी। मार्केटिंग टीम फिल्म को थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहती थी। चूंकि एडन और केटी दोनों अविवाहित थे, इसलिए उन्हें इससे कोई समस्या नहीं थी, इसलिए वर्तमान में दोनों 30 दिनों की खुशी देखने के लिए एक थिएटर में जा रहे थे। आप जानते हैं कि यह मुझे उस समय की कल्पना करता है जब हम दोनों संघर्ष कर रहे थे। हम ऐसी ही फिल्में देखने जाते थे, एडन ने कहा तो हंसे। जैसे मैं फिल्म देख रहा था और आप मुख्य भूमिका में खुद की कल्पना करने में व्यस्त थे और कह रहे थे कि आप इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। अरे, मैं वास्तव में इसे बेहतर कर सकता था, केटी ने उसके कंधे पर थोड़ा सा थप्पड़ मारते हुए कहा। वैसे भी ये भी असली है। हमारी फिल्म थिएटर में चल रही है और हम इसे देखने जा रहे हैं। यह अन्य लोगों की फिल्में देखने से प्रगति है, एडन ने कहा और दोनों टिकट काउंटर की ओर चल पड़े। बहुत सारे अन्य लोग भी थे और ऐसा लग रहा था कि 30 दिनों की खुशी की स्क्रीनिंग समाप्त होने वाली है। क्या आप 30 दिनों की खुशी के लिए 2 टिकट दे सकते हैं? हाँ, ये होगा, काउंटर संभाल रही महिला कर्मचारी ने सामने 2 लोगों को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों से कोई भ्रम निकल रहा हो। क्या तुम दोनों सच में हो? हे भगवान, मुझे आपकी फिल्में बहुत पसंद हैं। वह उत्साह में चीख पड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इस तरह यहाँ आओगे। रुको, क्या तुम डेट पर हो? उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया और महिला कर्मचारी ने सिर हिलाया जैसे वह सब कुछ समझ गई हो। क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? हमें बहुत खुशी होगी अगर हम पोस्टरों पर भी हस्ताक्षर कर सकें, उसने पूछा और एडन ने सिर हिलाया। हम फिल्म देखने के बाद ऐसा कर सकते थे। हम यहाँ केवल दर्शकों की प्रतिक्रिया देखने के लिए हैं, एडन ने कहा और महिला कर्मचारी ने जल्दी से उन्हें टिकट दिलवा दिया। तभी वहां मौजूद दूसरे लोग भी एडन और केटी दोनों को पहचानने लगे। उनमें से कुछ पहले से ही उनकी तस्वीरें ले रहे थे। उनकी योजना काम करने लगी थी। चैप्टर 176 अध्याय 176 लड़ाई के लिए तैयार। लेस देन एडन सिल्वरे और केटी ब्रूक्स एक साथ एक थिएटर के बाहर स्पॉट हुए। क्या ये हॉलीवुड में एक नए जोड़े की शुरुआत है? जेकेएस पत्रिका। ग्रेटर देन लेस देन 30 डेज ऑफ हैप्पीनेस ने चौथे दिन $7.7 मिलियन की कमाई की। फिल्म जनता के बीच एक नया उत्साह बन रही है और अब उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। वहीं फिल्म में मुख्य जोड़ी के डेटिंग की अफवाहें हैं। हॉलीवुड लव। ग्रेटर देन लेस देन केटी ब्रूक्स के पुराने साक्षात्कार क्लिप आ रहे हैं। उसने एक बार एडन सिल्वरे के साथ अपने संबंधों के बारे में बात की थी और बताया था कि संघर्षरत अभिनेताओं के समय से वे एक दूसरे को कैसे जानते हैं। द बॉक्स। ग्रेटर देन लेस देन क्लिप इन द स्काई नाइट हॉक स्टूडियो से एक और फ्लॉप बनने की ओर बढ़ रहा है। चौथे दिन थिएटर ऑक्यूपेंसी 68% से बढ़कर 46% हो गई। खराब प्लॉट से जूझ रही फिल्में और उसका क्लैश एक बेहतर रोम कॉम फिल्म से। बिंदु। ग्रेटर देन लेस देन 30 दिनों की खुशी की सफलता और लीप इन द स्काई की असफलता का अर्थ है कि दर्शक सितारों के बजाय अच्छी कहानियां देखना चाहते हैं और इस युग में छोटी फिल्मों को केवल अच्छी स्क्रिप्ट और प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। हॉलीवुड वीकली। ग्रेटर देन इस तरह के लेख फिल्म रिलीज होने के बाद से ही रोजाना आ रहे थे। केटी और एडन को एक साथ देखे जाने के बाद वे और बढ़ गए।
भले ही उन्होंने यह नहीं कहा, लेकिन मीडिया उन्हें पहले से ही युगल बना रहा था और प्रभाव बहुत अच्छा था। यह उस बिंदु पर था जहां वेड मजाक कर रहे थे कि उन्हें और केटी को वास्तव में एक युगल बनना चाहिए, ताकि वह उस लोकप्रियता का आनंद उठा सके जो रिश्ते के माध्यम से आएगी। अतीत में बहुत सारे हॉलीवुड अभिनेता युगल बन गए थे और इससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई थी। वे साथ में विज्ञापन करते जाते और मीडिया और लोग उनके दीवाने हो जाते। यहीं से शक्तिशाली युगल शब्द उत्पन्न हुआ है। अफसोस की बात है कि एडन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और केटी वास्तव में पहले स्थान पर उनके प्रकार की नहीं थी। उसने उसे एक अच्छे दोस्त के रूप में देखा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी ओर जब अनंत जीवन की फिल्में जश्न मना रही थी, नाइटहॉक स्टूडियो में अंतिम संस्कार का माहौल था। कार्यालय में कोई भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि वे अपनी फिल्म पर जनता की प्रतिक्रिया से बहुत उदास थे। हर दिन कम से कम दर्शक उनकी फिल्म देखने आ रहे थे, जिससे कलेक्शन कम हो रहा था। 30 दिनों की खुशी के दोगुने से अधिक स्क्रीन के साथ भी वे बहुत संघर्ष कर रहे थे। पहले दिन इसने $7 मिलियन की अच्छी ओपनिंग की थी, लेकिन दूसरे दिन कलेक्शंस में कोई इजाफा नहीं हुआ था। ये लगभग $6.7 मिलियन के आसपास रहा, लेकिन तीसरे दिन ये सीधे $5 मिलियन हो गया। चौथे दिन स्थिति और भी खराब रही क्योंकि फिल्म केवल $30 लाख ही कमा सकी। हॉलीवुड के विश्लेषक पहले से ही कह रहे थे कि यह फिल्म एक हफ्ते में सिनेमाघरों से बाहर होने वाली है, जो लोगों की नजरों में एक बड़ी आपदा है। खराब स्वागत के कारण थिएटर चेन पहले से ही फिल्म के लिए स्क्रीन कम करने और 30 दिनों की खुशी को और स्क्रीन देने की बात कर रहे थे। वे केवल जनता की मांग को पूरा कर रहे थे और लाभ के बारे में सोच रहे थे, लेकिन रोड्रिगो के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। सोफिया ने एडन को बताया कि कुछ ही दिनों में 30 दिनों की खुशी के लिए स्क्रीन बढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कि हैरोल्ड वुड, जिसने इस फिल्म को सिर्फ $15 मिलियन के भुगतान के लिए बनाया था, उसकी वजह से खराब मूड में था। उनकी फिल्में लगातार असफल हो रही थी और आलोचक उन्हें अपनी स्क्रिप्ट पसंद और अभिनय को फिर से बदलने के लिए बुला रहे थे। यहाँ तक कि उनके प्रशंसक भी बड़े हो गए थे, वे उन्हें हाई स्कूल रोम कॉम में नहीं देखना चाहते थे। लेकिन एक बुरी तरह फ्लॉप होने के कारण उनके लिए अपनी अगली भूमिका प्राप्त करना काफी कठिन होने वाला था, जब तक वह अपनी फीस कम नहीं करते। जैसा कि यह सब हो रहा था, एडन के प्रशंसकों का आधार काफी उथल पुथल में था। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इतनी अच्छी होगी। उनमें से कई पहले से ही अपने परिवार और दोस्तों को इसकी सिफारिश कर रहे थे। जीरो शुताह नफरत, मैंने आखिरकार 30 दिनों की खुशी देखी। लगा कि फिल्म का मध्य भाग काफी धीमा था, लेकिन कुल मिलाकर यह वास्तव में बहुत अच्छा था। खासकर आखिरी सीन। मैन, एडन को अपना खुद का संगीत कार्यक्रम मिलना चाहिए। आपके बिस्तर के नीचे का लड़का, उसे एक मिलना चाहिए। मैं टिकट खरीदूंगा चाहे वे कितने भी महंगे हों। फिल्म के गानों ने मुझे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। मैंने फिल्म के ठीक बाद साउंड ट्रैक एल्बम का भी आदेश दिया। अवकादनीय, क्या ये केवल मुझे है जो फिल्म में क्लेयर और अन्य पात्रों को अधिक पसंद करता है? आथा ऐसा लग रहा था जैसे कोई और कायर नायक घटनाओं से गुजरने के बाद हिम्मत जुटा रहा हो। मैं समझता हूँ कि यह उम्र के आ रहा है, लेकिन मुझे और उम्मीद थी। संगीत वह हिस्सा था जिसने मेरे लिए फिल्म को बचाया। स्लीपी बी, ठीक है, हर फिल्म के अलग और अनोखे होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक फिल्म को मनोरंजन की जरूरत होती है और मैं इसके द्वारा मनोरंजन और रोमांचित था। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आने के बाद शायद इसे फिर से देखेंगे। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि क्या एडन और केटी वास्तव में डेटिंग कर रहे हैं। जब समूह के लोग बात कर रहे थे, समूह के नेता स्काई नेव्स ने अचानक एक छोटी क्लिप और एक समीक्षा का लिंक पोस्ट किया। स्काई नेव्स, दोस्तों इसे देखें, मुझे कुछ रोचक लगा। उस क्लिप को देखें और फिर उस समीक्षा को पढ़ें। जब समूह के सदस्यों ने लिंक पर क्लिक किया तो उन्हें स्काईग्राम पर पोस्ट किए गए एक छोटे वीडियो पर निर्देशित किया गया। ये 30 दिनों की खुशी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा था। क्लिप में उन्होंने देखा कि एक रिपोर्टर केटी से बहुत ही अशिष्ट सवाल पूछ रहा है और फिर एडन उसका बचाव कर रहा है और रिपोर्टर को सीधे सीधे असभ्य कह रहा है। क्लिप बहुत छोटी थी, लेकिन दृश्य गुणवत्ता और ऑडियो गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, इसलिए हर कोई संदर्भ प्राप्त करने में सक्षम था। क्लिप को जिसने भी देखा उसे लगा कि रिपोर्टर बहुत जजमेंटल है और बेतुके सवाल पूछ रहा है, ये सोचकर कि वह कुछ भी पूछ सकता है। वे उसके प्रति बहुत क्रोधित महसूस करते थे। जिस तरह से एडन ने केटी का बचाव किया, उससे उन्हें अच्छा महसूस हुआ और उन्होंने उसकी सराहना की। वहीं कुछ लोगों को लगा कि दोनों के डेटिंग की अफवाहों के चलते वह एक प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड बन रहे हैं। क्लिप देखने के बाद उन्होंने दूसरे लिंक पर क्लिक किया जो कि रिव्यू था। जाहिर है यह उसी रिपोर्टर आलोचक का था। ये वैनिटी मैगजीन में पोस्ट की गई समीक्षा थी और उनमें से अधिकांश पहले से ही जानते थे कि यह कितनी बड़ी पत्रिका है। लेकिन जब उन्होंने पूरी समीक्षा पढ़ी तो उन्हें लगा कि यह बहुत कठोर है। समीक्षा में इस बारे में बात की गई कि कैसे फिल्म में सिनेमेटोग्राफी की कमी है और खराब प्रदर्शन के साथ साउंड ट्रैक काफी औसत था और यहाँ तक कि एडन को अभिनय में उद्यम न करने की सलाह दी। समीक्षा पढ़कर हर कोई यह बता पा रहा था कि समीक्षा उसी आलोचक की है जिसे एडन ने एक अशिष्ट सवाल पूछकर अपमानित किया था। स्काई नेव्स, जैसा कि आप देखते हैं, ये समीक्षा एक मजाक है।
आइडेन से मिले अपमान के कारण आलोचक ने निश्चित रूप से इसे कठोर बना दिया है। ये बिल्कुल अनुचित है जब वह पहली बार में ही गलत था। हमें इसके खिलाफ वापस लड़ना चाहिए क्योंकि यह आदमी एक बड़ी पत्रिका से है। हम उन्हें किसी भी चीज से दूर नहीं जाने दे सकते। चैट पुतिन, मैं सहमत हूँ। इस प्रकार के लोगों को एक निष्पादन के लिए सार्वजनिक रूप से घसीटा जाना चाहिए। मेरा मतलब एक परीक्षण है। वैसे भी मेरे साथी प्रशंसक समूह के सदस्य, आइए हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। मूनिंग फ्रोडो, हाँ चलो वापस लड़ते हैं। क्या कोई जानता है कि बंदूक कहां से लाएं और मुझे बता दे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे अकेले कर सकता हूँ। रिपोर्टर हफ, मुझे लगता है कि हम बिना किसी खून के ऐसा कर सकते थे। गांधी की शिक्षाओं को मत भूलना। हॉलीवुड इनसाइडर, मैं कुछ चिप्स और बियर के साथ इसका मजा लेने वाला हूँ। #लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट। उसी समय रोड्रिगो के कार्यालय में वह हेरोल्ड वुड की एजेंसी के साथ एक कॉल पर था। हेरोल्ड हॉलीवुड की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक SGA से संबंधित थे। उस पर निराशा के भाव थे और उसकी गर्दन पर नसें भी देखी जा सकती थी। साथ ही उन्हें खूब पसीना आ रहा था। देखो, तुम मुझसे खुद नुकसान उठाने की उम्मीद नहीं कर सकते। मैंने बहुत कुछ खोया क्योंकि यह फिल्म नहीं चल रही है। हमने इसे पूरी तरह हेरोल्ड के स्टारडम पर बेच दिया, लेकिन आप परिणाम जानते हैं, रोड्रिगो ने कहा, और जिस एजेंट से वह बात कर रहा था उसने अपना सिर हिला दिया। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हेरोल्ड का काम केवल अभिनय था और यह अनुबंध पर भी नहीं है। उन्होंने अपने अनुबंध में जो कुछ भी था वह पहले ही कर दिया था। उन्होंने अभिनय में एक बकवास काम किया, इसलिए फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हो रही है। रोड्रिगो ने आवाज उठाई, क्या आप जानते हैं कि इससे मुझे कितना नुकसान होने वाला है? निवेशक मेरा खून चूस रहे हैं। मुझे पता है कि आप एक कठिन स्थान पर हैं, लेकिन स्ट्रीमिंग अधिकार और साउंड ट्रैक इसे कवर करेंगे, ये गंदगी को कवर नहीं करेगा। रोड्रिगो चिल्लाया। यहाँ तक कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी इस बात को लेकर चूजी थे कि उनके ऐप पर कौन सी फिल्म आएगी। यहाँ तक कि अगर वे एक बड़ी लाइब्रेरी चाहते हैं तो उनमें से अधिकतर अपनी गुणवत्ता से जाना चाहते हैं, न कि मात्रा से। इसके अलावा अगर वह उनके साथ सौदा करने जाता है तो भी वह उतने पैसे नहीं देगा जितने की उसे जरूरत है। देखो, मुझे इसमें मेरी मदद करने के लिए SGA की आवश्यकता है। दीर्घकालीन लाभ के बारे में सोचें। आप सभी को इस बार मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि फिल्म के फ्लॉप होने के लिए हेरोल्ड जिम्मेदार है, वह नहीं है। क्या तुमने समीक्षाएं नहीं पढ़ी? तुम पागल हो। वह कोसने लगा, अपने आप को रोक न सका। हॉलीवुड काफी तनावपूर्ण जगह थी क्योंकि कुछ ही महीनों में मिलियन कुछ भी नहीं में बदल जाता है। अगले आधे घंटे तक रोड्रिगो SGA के एजेंट के साथ कॉल पर था, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। एजेंसी नाइट हॉक स्टूडियो या रोड्रिगो के साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। वह कानूनी रूप से कुछ नहीं कर सकता, इसलिए रोड्रिगो केवल कोसता रह गया। चैप्टर 177। आज मेरे दिल में बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। गॉर्डन ली, आलोचक और रिपोर्टर जिन्हें आइडेन द्वारा अपमानित किया गया था, ने अपनी कॉफी पीते हुए सोचा। यह सुबह का समय था और यह एक अच्छे दिन की तरह लग रहा था, लेकिन जब से वह उठा था तब से गॉर्डन को बुरा लग रहा था। इसे अनदेखा करने की कोशिश करते हुए वह बस अपनी सामान्य दिनचर्या पर चला गया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर चल रही फिल्मों के संग्रह को देखना और हॉलीवुड से संबंधित अन्य चीजों को देखना था। लेकिन जब उसने अपना लैपटॉप खोला और स्पैरो में लॉग इन किया तो वह हैरान रह गया। एक पोस्ट पर बहुत सारे लोग उन्हें टैग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई ट्वीट वायरल हो गया हो। उसने अपना फोन चेक किया तो पता चला कि उस पर ढेर सारे मैसेज थे, दोनों अपने परिवार और सहयोगियों से। आश्चर्य है कि क्या चल रहा था। उसने एक संदेश खोला, यार तुम गड़बड़ हो, लोग आपको जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जब उसने वह पढ़ा तो गॉर्डन ने उलझन भरी अभिव्यक्ति की। क्या हो रहा था? वह क्यों गड़बड़ किया गया था? उन्हें कौन ट्रोल कर रहा था? इन सभी सवालों के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि उनका एक ट्वीट वास्तव में उस पर 1000 से अधिक टिप्पणियों के साथ वायरल हो गया था। उस पर क्लिक करने पर उन्होंने देखा कि यह उनकी 30 दिनों की खुशी की समीक्षा थी। यह अच्छा नहीं लगता, गॉर्डन ने अपनी लार निगलते हुए सोचा। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के बाद से उनका मूड अच्छा नहीं रहा है। हारून हॉट के एजेंट द्वारा उसे पैसे दिए जाने के कारण उसने फिल्म के लिए एक खराब समीक्षा लिखने का फैसला किया था, भले ही वह जानता था कि फिल्म वास्तव में अच्छी थी। उनका निर्णय इस तथ्य के कारण भी था कि आइडेन ने उन्हें अन्य पत्रकारों और आलोचकों के सामने अपमानित किया था। लेकिन फिल्म के पीपल्स चॉइस अवार्ड जीतने के बाद गॉर्डन डर गया था। मन ही मन उसे इस तरह की समीक्षा पोस्ट करने और पैसे लेने के अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा था। उन्होंने केटी से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे थे उसके लिए भी वे दोषी थे। लोगों को उनकी गलतियों का एहसास कराने के लिए समय बहुत शक्तिशाली था और गॉर्डन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अफसोस की बात है, बहुत देर हो चुकी थी। फिल्म ने न केवल एक बड़े फिल्म समारोह में एक बड़ा पुरस्कार जीता, बल्कि यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही। केवल एक हफ्ते में इसने सारा बजट रिकवर कर लिया था और अभी मजबूत होना शुरू ही हुआ था।
इस दर पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन से अधिक की कमाई भी कर सकती है, जो इस तरह की स्वतंत्र फिल्मों के लिए बहुत बड़ी बात थी। एक तरह से कुछ ऐसा हासिल करना हर स्वतंत्र फिल्म का सपना होता था। मैं सच में गड़बड़ हूँ, गॉर्डन ने टिप्पणियों को देखते हुए सोचा। जैसा उन्होंने सोचा था, ट्वीट वायरल हो गया था, संभवतः बॉक्स ऑफिस पर 30 दिनों की खुशी की शानदार संख्या के कारण। फिल्म के प्रशंसकों ने उनकी समीक्षा को बहुत अजीब पाया था और उनमें से बहुत से एडन की केटी की रक्षा करने वाली क्लिप भी पोस्ट कर रहे थे। रिव्यू के कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें कोस रहे थे और उन्हें एक पेड क्रिटिक कह रहे थे, जिसे फिल्मों की समीक्षा करने की समझ नहीं है। जब गॉर्डन ने कुछ टिप्पणियां पढ़ी तो उसे घुटन महसूस हुई। नॉक नॉक मैन, इस प्रकार के आलोचकों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वे फिल्मों की समीक्षा योग्य मानदंडों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर करते हैं कि अभिनेता उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है या नहीं। कमबख्त आलोचक, उत्तर कोरिया का आदमी, इस प्रकार के आलोचकों को मेरे देश में जला दिया जाएगा। अफसोस की बात है कि कोई फिल्म नहीं है। मूनिंग फ्रोडो, वैनिटी मैगजीन को उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें समीक्षा करने के लिए भुगतान मिला है। उन्होंने लीप इन द स्काई को 4.5 स्टार दिए। ये तब तक असंभव है जब तक कि वह हैरोल्ड वुड के लिए एक विशाल सिम की तरह न हो और उसका चेहरा उसके तकिए के कवर पर न हो। बहुत डरावना लगता है। बीबर बंस, यार क्या इस आदमी को माफी या कुछ और प्रकाशित नहीं करना चाहिए? यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है और यह बदबू आ रही है। वह भड़क गया और उसने समीक्षा द्वारा बदला लेने की सोची। झांगे 69, व्यावसायिकता वास्तव में इस उद्योग में मर रही है। अगर अहंकार को सही से अधिक बोलने देने के लिए केवल इन लोगों को दंडित किया जाता है, तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। अगले दरवाजे से गॉसिप आंटी, मैं वैनिटी मैगजीन से सभी सम्मान खो दूंगी अगर उन्होंने वास्तव में इसके बाद उसे बाहर नहीं निकाला। उन्हें कम से कम इसकी जांच शुरू करनी चाहिए। प्लेबॉय स्पाइडी, धिक्कार है, एडन ने वास्तव में उसे भुनाया और इसके दिखने से वह और केटी पहले से ही डेटिंग कर रहे थे। उन्होंने वास्तव में एक असभ्य रिपोर्टर से उनकी रक्षा की। एडन की पत्नी, मैंने ये पहले भी कहा है और मैं इसे फिर से कहूंगी, इन समीक्षकों की खूबी फिल्मों की समीक्षा नहीं कर रही है। और चुदाई के लिए एडन किसी के साथ डेटिंग नहीं कर रहा है, कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं। केटी की अफवाहों को पहले ही बंद कर दे जब इसकी पुष्टि नहीं हो जाती है। चैट पुतिन, मुझे लगता है कि केजीबी से संपर्क करने का समय आ गया है। प्रत्येक टिप्पणी के माध्यम से जाने पर गॉर्डन आहें भरता रहा। सिर पकड़कर वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। इतने सारे लोग उसे ऑनलाइन कोस रहे थे और वह सारी विश्वसनीयता खो चुका था। वह सचमुच इंटरनेट पर रद्द किया जा रहा था। ये सब उसके सिर को बहुत चोट पहुंचा रहा था क्योंकि वह इस झंझट के समाधान के बारे में सोचने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या मुझे समीक्षा को हटा देना चाहिए? किसी भी व्यक्ति ने पहले से ही स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे। ये गौरव उपयोगकर्ता ट्रोलिंग में बहुत अच्छे हैं। उनकी वजह से मेरी इंटरनेट लाइफ नरक हो जाएगी। जैसे ही वह बुदबुदाया, उसका फोन अचानक बज उठा। उसने सोचा कि यह एक सहयोगी की ओर से होगा जो ऑनलाइन नाटक के कारण उसकी स्थिति के बारे में पूछने के लिए बुलाएगा, लेकिन इसके बजाय ये वैनिटी पत्रिका के प्रधान संपादक का था। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया और गुस्से से भरी आवाज निकली, आप इस तरह की समीक्षा पोस्ट करने के बारे में क्या सोच रहे थे? क्या आपको वास्तव में ऐसा करने और उस वायरल क्लिप के लिए भुगतान मिला था? विस्मयादिबोधक चिन्ह, हम उसका क्या करेंगे? आप पत्रिका की छवि खराब कर रहे हैं। ये सुनकर उनका दिल डूब गया, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने समीक्षा पास की, इसलिए मैंने सोचा कि यह ठीक है। यह एक प्रशिक्षु होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर यह नहीं है तो मैं बाद में इससे निपटूंगा। मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम्हें नकारात्मक समीक्षा लिखने के पैसे मिले? गॉर्डन इसका जवाब नहीं दे सका। वह कह भी क्या सकता था? अगर उसने सच में कहा कि उसने पैसे लिए हैं, तो उसे निश्चित तौर पर कंपनी से निकाल दिया जाएगा। वह बेरोजगारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी बताओ, बस ये जान ले कि हम हमेशा आपके बैंक स्टेटमेंट की जांच कर सकते हैं। हाँ, मैंने पैसे लिए, उन्होंने आखिर में कहा, कोई विकल्प नहीं छोड़ा। ये पहली बार मैंने किया था और ये बहाने मत दो। लोग पहले से ही आप पर एक पेड क्रिटिक होने का आरोप लगा रहे हैं और मैगजीन को ट्रोल कर रहे हैं। हम मुद्दे से आपकी समीक्षा निकालकर कार्यालय आने वाले हैं। मैं खुद तुमसे निपट लूंगा। उसके बाद कॉल समाप्त हो गई और गॉर्डन के कंधे नीचे गिर गए। मैंने अपना और अपने करियर का क्या किया है? कुछ महीने पहले जब वह सशुल्क समीक्षा लिख रहा था तो उसने सोचा कि वह खुद को घूसा मारने जैसा महसूस कर रहा है। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उनका करियर लगभग खत्म हो गया था। वाइकिंग्स प्रकाशन कार्यालय, कैलिफोर्निया। एक बैठक कक्ष में अंतिम दौर में पहुंची पांडुलिपियों को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। स्थापित और नवोदित लेखकों द्वारा 1 महीने के दौरान 500 से अधिक पांडुलिपियां उन्हें प्रस्तुत की गई हैं। उनमें से केवल 250 पहले दौर के बाद और केवल 100 दूसरे के बाद बचे थे। तीसरे राउंड के बाद ये संख्या घटकर सिर्फ 10 रह गई।
आज ये संख्या और भी कम होने जा रही थी क्योंकि केवल 3 उपन्यास कुछ बोनस पुरस्कारों के साथ बचे थे, जो मुख्य पुरस्कारों से चूक गए थे, लेकिन फिर भी अच्छे उपन्यास थे। इन वर्षों में भी कई अच्छे उपन्यास प्रस्तुत किए गए। मात्रा भी बहुत थी। एक काली मूंछ वाले लड़के ने कहा। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि पिछले साल के विजेता को एक फिल्म में रूपांतरित किया गया था। लेखक हमेशा अपने काम को फिल्मों में रूपांतरित करने का सपना देखते हैं, इतने सारे सिर्फ उसके लिए प्रस्तुत किए गए थे। एक अन्य व्यक्ति ने उत्तर दिया जो एक वरिष्ठ संपादक था। हाँ, इसकी वजह से मुझे पहले दौर में बहुत सारे रोमांटिक कॉम मिले। मैं थोड़ी देर बाद थक गया। हाँ, लेकिन केवल 10 उपन्यास बचे हैं। इन सब में से हमें एक विजेता का चयन करना है। मुझे लगता है कि बैठक शुरू करें, सीनियर एडिटर ने कहा और इसी तरह मीटिंग शुरू हो गई। उन्होंने एक एक करके उपन्यासों के बारे में बात करना शुरू किया। उन्हें किसी विशेष उपन्यास के बारे में क्या पसंद आया और उन्हें क्या पसंद नहीं आया, यदि वे प्रकाशन योग्य थे और कहानी और लेखन कितना अच्छा था। इस सब पर एक एक करके चर्चा की गई क्योंकि वे प्रत्येक उपन्यास के माध्यम से गए थे। अंत में एक मतदान प्रक्रिया विजेता का फैसला करने जा रही थी। यह उपन्यास बहुत अच्छा है। लेखन शैली कुछ ऐसी है जो मैंने पहले देखी है। निश्चित रूप से यह एक स्थापित लेखक की ओर से है जो एक कलम नाम के माध्यम से प्रतियोगिता में प्रवेश कर रहा है। आपको आखिरी दौर में बहुत कुछ मिलता है। किसी तरह ये सच्चे बदमाशों के लिए बहुत अनुचित है। हाँ, लेकिन इस साल हमारे पास मॉन्स्टर बदमाश है। इस उपन्यास को देखें। इसे लेस देन पर्दे के पीछे ग्रेटर देन कहा जाता है। लेखन शैली बहुत ताज़ा है और मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे पूरा यकीन है कि यह एक नए लेखक से है। सुनहरे बालों वाले एक लड़के ने लेस देन पर्दे के पीछे ग्रेटर देन की पांडुलिपि उठाते हुए कहा। अन्य लोगों ने उसकी बातें सुनकर सिर हिलाया। उन सभी ने इसे पढ़ा है और इसे बहुत पसंद किया है। मुझे लगता है कि यह शीर्ष 3 में से एक है। हाँ, कहानी त्रुटिहीन थी, विशेष रूप से शूटिंग के दृश्य। ये लगभग वैसा ही है जैसे लेखक खुद निर्देशक हो। मुख्य भूखंड भी बहुत महान है। एलए में रहने वाले एक संघर्षरत अभिनेता का आखिरी मौका। उपन्यास के विषयों के कारण बहुत से लोग इसे पसंद करेंगे। ये काफी यथार्थवादी था। लेखक का नाम क्या है? मैं भूल गया, एक आदमी ने पूछा और वरिष्ठ संपादक ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। एडन सिल्वर। चैप्टर 178। जैसे जैसे दिन बीतते गए 30 दिनों की खुशी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बढ़ता गया। रिलीज के पहले हफ्ते में ही इसने बॉक्स ऑफिस पर $35.9 मिलियन की कमाई की। यह एक स्वतंत्र रोमांटिक कॉमेडी के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा था और लोग पहले से ही अनुमान लगा रहे थे कि फिल्म 1.5 महीने में 100 मिलियन क्लब में प्रवेश करने वाली थी और अंततः धीमी हो गई। आखिरकार लक्षित दर्शक किशोर और युवा वयस्क थे जो तब तक पहले ही फिल्म देख चुके होंगे और उनसे अधिक लाभ प्राप्त करना कठिन होगा। लेकिन यह निर्विवाद था कि फिल्म एक बड़ी सफलता थी। लीप इन द स्काई से कई स्क्रीनों को हड़पने के बाद यह उत्तर अमेरिकी बॉक्स ऑफिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रही। इस साल यह अपनी तरह का पहला मामला था। आखिरकार स्वतंत्र फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर टॉप करना बहुत दुर्लभ था। ऐसा होने का एक कारण ये भी था कि अक्टूबर में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी और दिसंबर में ही कोई बड़ी स्टूडियो फिल्म रिलीज होगी। तब तक 30 दिनों की खुशी बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली थी। इतना ही नहीं, विदेशी बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सौदे अंततः इसे $200 मिलियन का सकल बना देंगे। पूरी रिलीज के लिए यूरोप और कनाडा में पहले से ही इसकी मांग थी। चाहे कोई भी देश हो, एक रोम कॉम बेचना सबसे आसान था। फिल्म के निर्माता के रूप में उमर और वितरक के रूप में इटर्नल लाइफ मूवीज इससे बहुत लाभ कमाने जा रहे थे और उमर ने एडन से यहाँ तक कहा था, आपके लिए धन्यवाद, मैं अपनी निवेश फर्म को एक पूर्ण विकसित प्रोडक्शन हाउस में विकसित कर सका। जाहिर तौर पर यही उनका अंतिम लक्ष्य था जब उन्होंने फिल्मों में निवेश शुरू करने के लिए अपना पारिवारिक व्यवसाय छोड़ दिया था। इटर्नल लाइफ की सीईओ सोफिया भी उत्साह को रोक नहीं पा रही थी और पहले से ही अपने कर्मचारियों को बोनस दे रही थी। जहां तक लियो की बात है तो सबसे ज्यादा उनका जीवन बदल गया था। एक सहायक निर्देशक से लेकर लिंकन तक, वह पीपुल्स चॉइस अवार्ड विजेता निर्देशक बने जिनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही थी। हॉलीवुड में उनका स्टॉक हर रोज बढ़ रहा था और उन्होंने यहां तक कहा कि कुछ स्टूडियोज ने उनकी अगली फिल्म के लिए उनसे संपर्क किया था। वह सीधे तौर पर हॉलीवुड के सबसे होनहार युवा निर्देशकों में से एक बन गए थे। जहां तक एडन की बात है तो मीडिया घराने उसे पहले की तरह बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। सच में वैड का भी इसमें हाथ था क्योंकि उन्होंने उन पत्रकारों से संपर्क किया था जिन्हें वह एडन के बारे में अधिक लिखना जानते थे। फिल्म की सफलता की कहानी काफी दिलचस्प होने के कारण वे उसके बारे में लिखने को भी तैयार थे। ये तब था जब हॉलीवुड वीकली का कवर सामने की तरफ एडन की तस्वीर के साथ सामने आया था। मशहूर मैगजीन ने उनके लिए हेडलाइन लिखी है, द नेक्स्ट बिग थिंग इन हॉलीवुड। कैथरीन के साथ साक्षात्कार में एडन ने इस बारे में विस्तार से बात की थी कि जब उन्होंने 30 डेज ऑफ हैप्पीनेस साइन की थी तो क्या हुआ था और वह अपनी पहली फिल्म से लियो को कैसे जानते थे। इंटरव्यू में उन हिस्सों को काफी हाईलाइट किया गया और तुरंत प्रसिद्ध हो गए।
ये कथन कि एडन ही वह था जिसने लियो को आर्थर की विशेषताओं को दिखाने के लिए इसे संगीतमय बनाने के लिए कहा था, बहुत से लोगों को लगा कि यह फिल्म केवल एडन के कारण ही चली। हर कोई जानता था कि उसने साउंड ट्रैक बनाया था और उसकी मार्केटिंग रणनीति थी जिसने शुरुआत में लोगों को फिल्म में अधिक दिलचस्पी दिखाई, इसलिए एडन को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। बात इतनी थी कि फिल्म तुरंत ही उनकी वजह से पहचानी जाने लगी थी। वेड और एडन का इस पर कोई हाथ नहीं था और यह काफी स्वाभाविक रूप से हुआ, लेकिन कोई शिकायत नहीं कर रहा था। लियो ने खुद कई इंटरव्यू में इस बारे में बात की थी। फिल्म देखने वाले एक प्रसिद्ध निर्देशक ने यहाँ तक टिप्पणी की, ऑस्कर अंधे हैं यदि वे एडन को सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक श्रेणी के लिए नामांकित नहीं करते हैं। वह एक शानदार लड़का है। बेशक एडन ने टिप्पणी के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा क्योंकि उनके लिए ऑस्कर बहुत दूर था और कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह वास्तव में चिंतित नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में एक बात सीखी थी कि पुरस्कारों से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों के दिलों में उतरना है। पुरस्कार किसी को बहुत पहचान और प्रशंसा दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई लोगों के दिलों में है तो उसे हमेशा दर्शकों का प्यार मिलेगा। स्पष्ट रूप से सब कुछ अच्छा नहीं था। नाइट हॉक स्टूडियो, जो अब नुकसान से गुजर रहे थे, जाहिर तौर पर रोड्रिगो पर लियो और 30 दिनों की खुशी को जाने देने के लिए बहुत गुस्से में थे। गुस्से में उनके एक निर्माता ने इसके बारे में बात की, 30 दिनों की खुशी हमारी फिल्म होने वाली थी। सब कुछ सेट था, बस निर्देशक चाहते थे कि एडन मुख्य भूमिका निभाएं और एक टकराव हुआ क्योंकि वह एक नए अभिनेता थे। चिंताएं थी क्योंकि कोई नहीं जानता था कि क्या वह लोगों को सिनेमाघरों में आने के लिए मजबूर कर सकता है। जाहिर है वह कर सकता था और वह इसके बारे में बहुत रचनात्मक है। ये काफी हद तक हमारा दुर्भाग्य है कि हम जोखिम नहीं उठाना चुनते हैं। इस प्रकार के बयानों ने आसानी से अखबारों की सुर्खियां बटोरी और फिल्म के बाद एडन पर सारा ध्यान देने के साथ एक बात स्पष्ट रूप से सेट हो गई। सिर्फ 3 फिल्मों और एक सिटकॉम में एक भूमिका के साथ एडन ने सिर्फ 1 साल में साबित कर दिया था कि वह यहाँ रहने के लिए थे और शायद ये रहना गलत नहीं होगा कि वह अब सबसे अधिक मांग वाले युवा अभिनेता हैं, विशेष रूप से उनके पास 3 आयामी कौशल के कारण। जीरो इंटरनेशनल के एक स्टूडियो एग्जीक्यूटिव ने यहाँ तक कहा, हम उनके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना पसंद करेंगे। उन्होंने हमारी फिल्म से शुरुआत की थी, इसलिए अगर हमें किसी भूमिका के लिए एक युवा अभिनेता की जरूरत है तो इस बात की काफी संभावना है कि हम उन्हें ले लेंगे। यह एक ऐसे उद्योग से बहुत प्रशंसा थी जो एक अभिनेता के लिए लंबे समय तक प्रासंगिक बने रहना कठिन बना देता है। इसलिए इसने एडन पर अपनी अगली परियोजनाओं को बहुत सावधानी से चुनने का दबाव भी डाला। क्या वह एक और जोखिम भरा और आला प्रोजेक्ट लेने जा रहे थे? एक डरावनी फिल्म या एक कल्पना, या वह हैरोल्ड वुड जैसे समान मार्ग पर जाने के लिए बहुत सारी कॉमेडी और रोमांटिक कॉम में सुरक्षित मार्ग और स्टार जाने वाला था? ऐसी भी संभावनाएं थी कि एडन को बड़ी ब्लॉकबस्टर में सहायक भूमिकाएं मिलनी शुरू हो सकती हैं, केटी की तरह जब वह अपने करियर की शुरुआत में थी। विकल्प अनंत थे और यह केवल एडन पर था कि वह क्या चुनना चाहता था। एक कैफे में एडन एक जोड़े के लिए ऑटोग्राफ पर हस्ताक्षर करते हुए मुस्कुरा रहा था, जो कैफे में प्रवेश करने पर उससे संपर्क कर रहा था। हम आपकी फिल्म के बड़े प्रशंसक हैं। हाँ, हमने इसे कल देखा और इसे प्यार किया। तारीफों के लिए एडन ने विनम्रता से सिर हिलाया। उन्हें हाल ही में बहुत कुछ मिला था, लेकिन हर बार उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने कुछ बड़ा हासिल किया है। उनका ऑटोग्राफ लेने के बाद वे चले गए और एडन ने वेड की ओर देखा जो चुपचाप अपनी कॉफी पी रहे थे। आप निश्चित रूप से अपनी सफलता का आनंद ले रहे हैं, वेड ने कहा। हाँ, यह मेरे गीतों के लोकप्रिय होने की तुलना में अलग तरह से हिट होता है। ये सिर्फ एक हिट फिल्म की भावना है। आपकी हिट फिल्म। वेड ने कॉफी का प्याला नीचे रखा और मुख्य विषय शुरू करने का फैसला किया। गॉर्डन ली को शायद निकाल दिया जाएगा। आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? जटिल। मुझे पता है कि वह इसके हकदार थे, लेकिन उनका करियर बर्बाद हो गया, एडन ने ईमानदारी से कहा। यह उसके लिए बहुत ही परस्पर विरोधी भावना थी, लेकिन वह ये भी जानता था कि गॉर्डन ने गलत काम किया था और इसके लिए उसने माफी नहीं मांगी थी। एक तरह से यह सिर्फ कर्म था। ये हॉलीवुड है और यह आपके विचार से कहीं अधिक आम है। सिर्फ रोज ही नहीं, ये सुर्खियां बटोरता है। बहुत सारे अभिनेता रोजाना काम खो देते हैं और बहुत सारे स्टूडियो कर्मचारियों को किसी ऐसी चीज के कारण निकाल दिया जाता है जो उनकी गलती नहीं थी। कम से कम गॉर्डन अपने कार्यों की कीमत चुका रहा है, वेड ने कहा, और दोनों ने इसके बारे में कुछ और बात की। जाहिरा तौर पर वैनिटी मैगजीन ने इसके बारे में एक पूरा बयान प्रकाशित किया था और गॉर्डन की समीक्षा को अपनी साइट से हटा दिया था और वे पत्रिका के मुद्दे को भी बदल देंगे। इसके बजाय उन्होंने सब कुछ गॉर्डन पर डाल दिया और अभिनय किया जैसे वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। गॉर्डन के बारे में बात करने के बाद वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने लगे। वैसे भी मुझे लगता है कि मैं आपके लिए एक अच्छी टीम लाने में सक्षम हो सकता हूँ। टीम वर्कप्लेस के लिए किराए पर ली जा सकने वाली जगहों को दिखाने के लिए मुझे एक रियल एस्टेट एजेंट मिला। हम उन्हें एक साथ नहीं रहने देंगे, है ना? नहीं, मुझे सच में नहीं लगता कि यह एक अच्छा तरीका है। कुछ सेलिब्रिटी दक्षता के लिए ऐसा करते हैं। वे उन नशीले मूर्खों में से अधिक हैं जो वास्तव में अपने कर्मचारियों की परवाह नहीं करते हैं। मैं वास्तव में वह नहीं बनना चाहता।
एडन ने सिर हिलाते हुए कहा। जब वह एक्स स्टार में चयनित हुआ था तब वह अपने दम पर था। उसके बाद उन्होंने शैडोज ऑफ वॉर्स प्राप्त किया था और फिर वेड उनके साथ जुड़ गए थे, जिससे उनके करियर की गति बहुत आसान हो गई थी। वेड के एजेंट बनने के बाद एडन कभी भी काम से बाहर नहीं रहे और भले ही शुरुआती फिल्मों के ऑफर कम थे, उनके एजेंट ने उन्हें और अधिक पाने के लिए अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया था। पूरे 1 साल तक वेड ने सब कुछ अपने दम पर संभाला था, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकता था। एडन का संगीत करियर फल फूल रहा था और 30 दिनों की खुशी इतनी बड़ी हिट होने के कारण वेड के लिए अपने दम पर सब कुछ संभालना व्यावहारिक रूप से असंभव था। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के दौरान उन पर पहले से ही बहुत ज्यादा काम किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने आखिरकार अपनी निजी टीम बनाने का फैसला किया था। एक टीम जो एडन को बड़ा स्टार बनाने के लिए उसके इर्द गिर्द घूमने वाली थी और उसका स्टारडम बढ़ाने के लिए नितांत आवश्यक था। चैप्टर 179 प्रत्येक सेलिब्रिटी के पीछे एक पूरी तरह से स्टाफयुक्त टीम या एक एजेंसी होती है। एक सितारा एक व्यक्ति है और सांस्कृतिक समताप मंडल में अपनी छवि को आगे बढ़ाने के लिए संभवतः वह सब कुछ नहीं कर सकता है जो आवश्यक है। सेलिब्रिटी स्थिति और प्रसिद्धि को बनाए रखता है, लेकिन उनके आसपास की टीम या एजेंसी निर्णय लेती है और वास्तव में काम करवाती है। मशहूर हस्तियों के साथ काम करने की कोशिश करते समय लोगों को इन्हीं लोगों से संपर्क करना चाहिए। एक तरह से सेलिब्रिटी टीम अदृश्य सेना है जो सेलिब्रिटी के पीछे खड़ी रहती है। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा सेलिब्रिटी, सबके पास एक टीम या एक एजेंसी होती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि कोई किसी मनोरंजन उद्योग में सफल होना चाहता है तो वे एक आवश्यकता है। आमतौर पर अभिनेता एजेंसियों में शामिल हो जाते हैं क्योंकि एजेंसी के कनेक्शन और शक्ति के साथ अपने करियर के माध्यम से नेविगेट करना आसान होता है, लेकिन बहुत सारे अभिनेताओं की व्यक्तिगत टीम भी होती है। ये ज्यादातर पहले से ही स्थापित और बड़े सितारों द्वारा स्थापित किए गए थे क्योंकि युवा और छोटे सितारों को बड़ी एजेंसियों के एजेंटों द्वारा जल्दी ही निगल लिया गया था। अपने करियर में अधिक स्थिर होने के बाद ही वे एजेंसी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे एक कारण ये था कि व्यक्तिगत बैठकें आराम वाली एजेंसियों की तुलना में बेहतर थी और अभिनेता के पास उन पर अधिक शक्ति थी। एडन के लिए मामला बहुत अलग था। वह कभी किसी एजेंसी में शामिल नहीं हुआ था और हमेशा अपने दम पर रहता था, इसलिए उनके लिए एक टीम प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण था। इन दिनों वे वैसे भी वेड का कार्यभार कम करने के बारे में सोच रहे थे। कुछ समय के लिए उन्होंने वेड को केवल फोन कॉल्स पर देखा था क्योंकि बहुत से लोग एडन के लिए एक टमटम या एक साक्षात्कार के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए एडन ने खुद एक टीम बनाने का विचार प्रस्तावित किया था। वेड तुरंत इससे सहमत हो गए थे। वास्तव में वह इसके बारे में खुद सोच रहा था। यहीं से एडन को एरोन हॉट की एजेंसी से मिले 2 मिलियन काम आए। उस पैसे से टीम के अच्छे सदस्यों को नियुक्त करना और टीम के लिए किराए का अपार्टमेंट प्राप्त करना आसान था। उन्हें अच्छी तरह से काम करने और एडन से जुड़ी हर चीज को संभालने के लिए एक बड़ी जगह की जरूरत थी ताकि वह सिर्फ गायन और अभिनय पर ध्यान केंद्रित कर सके। कुछ सेलिब्रिटी टीमों में 50-60 सदस्य होते हैं और ये लगभग एक व्यक्ति स्टूडियो जैसा था, लेकिन एडन को इतने लोगों की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल एक छोटी सी टीम की जरूरत थी जिसके साथ वह सहज हो सके। तो टीम के लिए हमें वास्तव में आपके मामले में विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी क्योंकि आप एक अभिनेता और गायक दोनों हैं। कुछ लोग अभी भी स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट की तरह आम होंगे, हालांकि हमें केवल विशेष अवसरों के लिए उनकी आवश्यकता होगी। उद्धरण चिन्ह। आपने मिरांडा से संपर्क किया? एडन ने पूछा और वेड ने सिर हिलाया। मिरांडा वह मेकअप आर्टिस्ट थी जिसके साथ उन्होंने ब्लैक सैंड्स के सेट पर काम किया था। उस समय उसके साथ उसके अच्छे संबंध बन गए थे और उसे याद आया कि उसने उल्लेख किया था कि वह एक स्टाइलिस्ट के रूप में भी काम करती थी। इसलिए उसने वेड को नौकरी के लिए उससे संपर्क करने के लिए कहा था। मैंने उससे संपर्क किया और वह इसे करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन हमें विवरण और अन्य चीजों के बारे में बात करने की जरूरत है। स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए यह अधिक होगा कि हम उन्हें एक निश्चित वेतन के बजाय अलग से भुगतान करें। वेड ने समझाया। उनके साथ अन्य सदस्यों जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजर के बारे में बात करते हुए बातचीत जारी रही, जो एडन के सोशल मीडिया खातों पर पोस्ट की जाने वाली हर चीज को संभालेगा। उन्होंने बिजनेस मैनेजर के बारे में भी बात की जो ज्यादातर अकाउंटेंट था, जो एडन के पैसे का ख्याल रखता था और वह इसे कैसे खर्च कर रहा था। सभी कानूनी मामलों के लिए टूर मैनेजर, मार्केटिंग मैन और एक व्यक्तिगत कानूनी सलाहकार भी थे। वेड अब तक सब कुछ संभाल रहे थे, लेकिन अब एडन बड़ा होने वाला था, इसलिए उन्हें अपनी टीम का विस्तार करने की जरूरत थी। हम बहुत से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एडन ने अपनी कॉफी पीते हुए कहा। सोच रहा था कि क्या वह सबके साथ मिल पाएगा। हाँ, टीमें ऐसी ही होती हैं। बहरहाल, मैं एक ट्रस्ट लॉ एजेंसी के एक वकील को जानता हूँ। वह व्यक्ति हो सकता है जिसकी हम कानूनी मामलों में तलाश कर रहे हैं। कुछ सेलेब्स को बहुत सारे वकीलों की जरूरत होती है। मैंने देखा है। एडन हंसा। हमें प्रबंधक की आवश्यकता नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं इसे संभाल रहा हूँ। वैसे भी मैं अपनी प्रेमिका से ज्यादा तुम्हारे साथ हूँ। मैं एक आदर्श मैनेजर और एजेंट हूँ। एडन को देखकर वेड की भौहें तन गईं, जो केवल उसके सिर के पिछले हिस्से को खरोंच सकता था।
उनका करियर काफी थका देने वाला था और वह इस बात को बखूबी जानते थे। इसकी वजह से वेड को खाली समय भी नहीं मिल रहा था। चिंता मत करो, मेरी प्रोफेशनल लाइफ इस समय काफी बेहतर है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बजाय आपके साथ काम करना पसंद करता हूं जो चीजों को गंभीरता से नहीं लेता और सिर्फ पैसे और शोहरत के पीछे भागता है। मैं भी प्रसिद्धि के पीछे हूँ, एडन ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि इसे कैसे संभालना है। तुम मूर्ख नहीं हो। शोहरत काफी हद तक वो शराब है जो आपको मदहोश कर देती है। पैसा वही करता है और आपको पैसे और शोहरत को नियंत्रित करने के बजाय इसके विपरीत होने के लिए बहुत अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने मशहूर हस्तियों की छाया के रूप में काम किया था, वेड जानते थे कि शोहरत और पैसा कितना शक्तिशाली होता है, विशेष रूप से क्योंकि बहुत सारे प्रशंसकों के मिलने के बाद अहंकारी होना सामान्य था। शुक्र है कि एडन के पैर अभी भी जमीन पर थे। वैसे भी मुझे लगता है कि हमें रियल एस्टेट एजेंट के कार्यालय में जाना चाहिए और मुझे मिले अपार्टमेंट की जांच करनी चाहिए। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो इसे टीम के लिए प्राप्त करें। इन शब्दों पर एडन अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आपको एक टीम भी मिली है? क्या हमारे पास अभी तक केवल मिरांडा ही नहीं है? हाँ, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। कुछ के साथ मैंने पहले काम किया था। वे इस समय काम से बाहर हैं और मुझे लगता है कि वे सीधे अंदर आ जाएंगे। मैंने कल रात उनसे इस बारे में संपर्क किया था और इस समय तक वे पहले ही अपना निर्णय ले चुके होंगे। तारांकन। जैसा कि एडन अपने लिए एक टीम बनाने में व्यस्त थे, वाइकिंग पब्लिशिंग ने उन किताबों के नाम जारी किए जो शीर्ष 3 में शामिल थी। 500 से अधिक पुस्तकें जमा की गईं, लेकिन अंत में उनमें से केवल 3 ही शेष रह गईं। वे सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें थीं जिन्हें वाइकिंग्स पब्लिशिंग प्रकाशित करने जा रहा था। हालांकि अंतिम विजेता की घोषणा केवल पुरस्कार समारोह में की जानी थी। ये लोगों के हित को बनाए रखने के लिए था। ये किताबें थी लेस देन ए डेविल इन द सिटी ग्रेटर देन, लेस देन डम पीपल ग्रेटर देन और लेस देन बिहाइंड द सीन ग्रेटर देन। हाँ, एडन की किताब को शीर्ष 3 के लिए चुना गया था। इन तीनों पुस्तकों में से 2 नौसिखिए लेखकों की थी। लेस देन ए डेविल इन द सिटी ग्रेटर देन का लेखक वह था जिसने कविता प्रतियोगिताओं में बहुत भाग लिया था और यह पहली बार एक किताब लिख रहा था, और लेस देन बिहाइंड द सीन्स ग्रेटर देन एडन द्वारा किया गया था जिसने अभी पेन नाम एडन सिल्वर के साथ प्रवेश किया था। जाहिर है, ये बहुत रचनात्मक नहीं था, लेकिन एडन ने अभी भी इसके साथ जाने का फैसला किया था। केवल लेस देन डम पीपल ग्रेटर देन के लेखक ही जनता के लिए जाने जाते थे, क्योंकि एक बहुत ही स्थापित लेखक ने अपने सोशल मीडिया पर खुलासा किया था कि उन्होंने कलम नाम के साथ प्रतियोगिता में प्रवेश किया था। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि लेखक के रूप में खुद को प्रकट करने से पहले वह केवल परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये गारंटी थी कि अगर वह शीर्ष 3 में नहीं आया होता तो वह खुद को प्रकट नहीं करता। कम से कम लोगों ने तो यही सोचा था जब उन्होंने लेखक के सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणियों से धावा बोला था। लेखक को बधाई देने वाली और उन्हें शुभकामनाएं देने वाली टिप्पणियां भी थीं। लेखक के पास अतीत में कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थीं, इसलिए उनके अच्छे अनुयायी थे। ऐसा लग रहा है कि रिसेप्शन काफी अच्छा है। 34 साल के ब्रिटिश लेखक जैक एंडरसन ने अपने स्पैरो पोस्ट के कमेंट सेक्शन को देखा जिसमें उन्होंने खुद को लेस देन डम पीपल ग्रेटर देन के लेखक के रूप में प्रकट किया था। कुछ लोग पहले की तरह भद्दे कमेंट्स लिख रहे थे। उसने कुछ ऐसी बातें पोस्ट की थी जिससे बहुत से लोगों को बुरा लगा था, लेकिन जैक को वास्तव में उन सभी लोगों की परवाह नहीं थी। नफरत भरी टिप्पणियों की संख्या से उनकी सोशल मीडिया पर व्यस्तता बढ़ती ही जा रही थी। उनके दिमाग में ये लोग सिर्फ नफरत करने के लिए उनकी किताब भी खरीद लेंगे। वे अन्य 2 पुस्तकें वे किस बारे में हो सकते हैं? पहला इसके नाम से एक थ्रिलर जैसा लगता है और दूसरा शायद किसी प्रकार का नाटक है। नामों से बताना मुश्किल है। वैसे भी ये नौसिखिए लेखक हैं, मैं उन्हें आसानी से हरा दूंगा। वाइकिंग्स पब्लिशिंग हैंडल पर पूरी घोषणा की जांच करते हुए उसने अपने मन में सोचा। जैसा कि वह एक युवा और स्थापित लेखक थे, वह बहुत घमंडी थे और वास्तव में नहीं सोचते थे कि बदमाश उन्हें हरा पाएंगे। वास्तव में वह इस पर दांव लगाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। जहां वे बैठे थे उसके बगल में एक ट्रॉफी कैबिनेट थी जिसमें बहुत सारी ट्रॉफियां थी जो उन्होंने बचपन से जीती थी। इसके लिए उन्हें शुरू से ही कौतुक कहा जाता था। उन ट्रॉफियों में वाइकिंग्स न्यू बुक ऑफ द ईयर की ट्रॉफी भी थी। यह उस पुरस्कार का नाम था जिसमें एडन ने भाग लिया था। 2 साल पहले जैक ने पेन नेम के तहत इसे जीतने के लिए उसी प्रतियोगिता में प्रवेश किया था। ऐसा कोई नियम नहीं था कि एक ही लेखक 2 बार अलग अलग कलम के नाम से प्रतियोगिता में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इस वर्ष फिर से इसमें प्रवेश किया था। वास्तव में वह वास्तव में पुरस्कार के पीछे नहीं था, वह पहले भी एक बार जीत चुके हैं। वह जिस चीज के पीछे था वह प्रशंसा थी जो उसे मिलेगी। जैक का एकमात्र लक्ष्य अपने करियर के इस मोड़ पर अपने काम को विभिन्न माध्यमों में ढालना था। वह जानता था कि अपने काम को एक फिल्म में बदलना ही लेखकों के लिए करोड़पति बनने का रास्ता है। जैक यही चाहता था और वाइकिंग के हॉलीवुड में प्रकाशन कनेक्शन के कारण उसने प्रतियोगिता में प्रवेश किया था।
एक अनुकूलन की उम्मीद में उन्होंने अपने उपन्यास को एक कॉमेडी ड्रामा भी बना दिया था, कुछ ऐसा जो कल्पना या विज्ञान कथा की तुलना में बहुत सस्ता था। इस साल मैं निश्चित रूप से पुरस्कार जीतने जा रहा हूं और फिर मेरा अगला लक्ष्य हॉलीवुड होगा। चैप्टर 180। ये जगह बहुत बड़ी दिखती है, हालांकि मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा फर्नीचर लाने की आवश्यकता होगी। एडन ने अपने सामने पूरी जगह को देखते हुए कहा। वह वर्तमान में स्टूडियो भवन में खड़ा था जिसे उन्होंने किराए पर लिया था। यह एक 2 मंजिला इमारत थी जिसका 1 महीने का किराया देने के लिए उन्हें $5000 खर्च करने पड़े थे। इमारत में एक बहुत बड़ा तहखाना भी था जिसे आसानी से एक ऐसी जगह में पुनर्निर्मित किया जा सकता था जहां एडन अपने संगीत पर काम कर सकता था, उसका अपना निजी संगीत स्टूडियो। यदि यह अधिक महंगे क्षेत्र में होता तो ऐसी इमारत की कीमत बहुत अधिक होती। हाँ, हमें लिविंग रूम को एक लाउंज क्षेत्र की तरह बनाने की जरूरत है जहां हर कोई बस आराम कर सके और फिर बेडरूम को ऑफिस की जगह बना सके। मैं इसे कुछ दिनों में पूरा करने के लिए कुछ लोगों को बुलाऊंगा। वेड ने अपने पीछे का दरवाजा बंद करते हुए कहा और सोफे पर बैठ गया। वह रियल एस्टेट एजेंट के सभी सामानों से काफी थक गया था और किसी एक को चुनने से पहले अलग अलग जगहों को देख रहा था। पिछले 1 हफ्ते से वह इसी में व्यस्त थे। हमें बेसमेंट में भी उपकरण प्राप्त करने की जरूरत है। वह सब बहुत काम लेगा। हाँ, लेकिन लंबे समय में ये बेहतर है। सही। एडन वेड के सामने बैठ गया। वैसे भी वे लोग कहाँ हैं जिनके बारे में आपने कहा था कि वे हमसे यहाँ मिलेंगे? वेड ने उन लोगों को बुलाया था जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उनकी टीम के लिए एडन के साथ बैठक करने के लिए स्टूडियो के लिए एकदम सही होगा। उल्लेख नहीं करने के लिए वेड ने उन्हें जो कुछ बताया था उससे एडन को पहले से ही उनके बारे में थोड़ा सा अंदाजा था। उन्हें जल्द ही यहाँ होना चाहिए। डिंग। उस समय दरवाजे की घंटी बजी और दरवाजे को खोलने के लिए जाने से पहले वेड मुस्कुराया। एडन खड़ा हुआ और आधे मिनट के बाद 5 लोगों के प्रकट होने से पहले कदमों की आहट सुनाई दी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक लड़का जो एडन से छोटा था, वह अपना परिचय देने वाला पहला व्यक्ति था। वह वेड से भी अधिक उम्र का लग रहा था क्योंकि उसके मुंडा चेहरे पर कुछ झुर्रियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। मेरा नाम जोडी शार्प है और मैं एक व्यवसाय प्रबंधक के रूप में काम करता हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। एडन सिल्वरे, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। एडन मुस्कुराया और उसके बाद पूरी टीम ने एक एक करके अपना परिचय दिया। ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ सबसे उम्रदराज है और पूरी टीम को संभालने वाले भी हैं। मैं साशा लेवी हूँ, मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में काम करती हूँ। वह उन सभी में से दूसरी सबसे अनुभवी थी। जॉर्ज पॉटर, मैं इंग्लैंड से हूँ लेकिन 2 दशकों से हॉलीवुड में काम कर रहा हूँ। मैंने रॉबिन स्विफ्ट और एंड्रू शीन जैसे कलाकारों के टूर मैनेजर के रूप में काम किया है। मेरा नाम लिया गाजिया है। यदि आप मुझे नियुक्त करने का निर्णय लेते हैं तो मैं आपसे संबंधित सभी पीआर पहलुओं को संभाल लूंगा। एक अश्वेत महिला लिया ने कहा। टॉम वेक, मैं मशहूर हस्तियों के सहायक के रूप में काम करता हूँ। सभी ने एक दूसरे का परिचय देने के बाद वे एक दूसरे के साथ काम करने की संभावना के बारे में बात करने के लिए बैठ गए। वेड ने उसे समझाया था कि सभी 5 लोग पहले उसके साथ मिलकर काम कर चुके हैं। वे सभी ऐसे लोग थे जो अलग अलग एजेंसियों और मशहूर हस्तियों का हिस्सा रहे थे, इसलिए उनके पास काफी अनुभव था। टॉम को छोड़कर, जिसने कुछ साल पहले ही काम करना शुरू किया था, वह उन सभी में सबसे छोटा था। मिरांडा, स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट, यहाँ नहीं थी और आइडेन बाद में उससे मिलने वाली थी। वैसे भी वह टीम का एक निश्चित हिस्सा नहीं थी। वे उस वकील के साथ भी मिलने जा रहे थे जिसके बारे में वेड ने उनसे जुड़े सभी कानूनी मामलों के बारे में बताया था। तो सबसे पहले मुझे पूरा यकीन है कि वेड ने आपको मेरे बारे में पहले ही बता दिया था और आप सभी ने मेरे करियर पर ध्यान दिया था, एडन ने बातचीत शुरू करते हुए कहा। हाँ, करियर प्रक्षेपवक्र वर्तमान में उच्च हो रहा है, जोडी ने कहा। आपने शायद एक टीम बनाने का फैसला किया क्योंकि आपका काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सही, इसलिए मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इसे आसान और कुशल बना सके, और वेड ने मुझे बताया कि आप सभी हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक हैं। वेड ने उस टिप्पणी पर सिर हिलाया और सोशल मीडिया मैनेजर साशा ने अपना मुंह खोला। भले ही हम अपने काम में अच्छे हों, यह अंततः आपके इर्द गिर्द घूमेगा। इसलिए एक साथ काम करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आप किस प्रकार की टीम की तलाश कर रहे हैं और आप किस प्रकार का करियर चाहते हैं। साशा की ओर देखते हुए वेड ने उत्तर दिया, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। हाँ, लेकिन उससे पूछना बेहतर है और मैं उत्सुक हूँ कि वह क्या चाहता है। उन्होंने पहले ही मनोरंजन उद्योग में एक अच्छा मुकाम बना लिया है, लेकिन महत्वाकांक्षा और अच्छी योजना के बिना वह एक मुकाम से आगे नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ तो एडन, जोडी ने उसे देखा, तुम वास्तव में क्या खोज रहे हो? अगर आप आगे बढ़ने और हमारे साथ काम करने का फैसला करते हैं तो हम आपके लिए सभी बुनियादी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर होगा कि आप हमें अपने लक्ष्य बता सकें ताकि हम उन तक पहुंचने के लिए एक व्यवस्थित योजना बना सके। ये सुनकर एडन ने 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचा। पिछले दिनों वेड ने भी उनसे यही सवाल किया था। उस वक्त उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वह फिल्मों में काम करना चाहते हैं, चाहे कोई भी रोल हो।
वह उस समय एक बड़े अभिनेता या गायक नहीं थे, केवल एक भाग्यशाली वायरल सनसनी के रूप में बात की जा रही थी। उसके बाद चीजें काफी बदल गईं। एडन लोकप्रिय हो गया था और 30 दिनों की खुशी के बाद लोग अंततः उसे एक अच्छे अभिनेता के रूप में देख रहे थे, जिस पर स्टूडियो एक अच्छा प्रदर्शन देने के लिए भरोसा कर सकते थे। गायन में उन्हें अब बाहर आने वाले सर्वश्रेष्ठ नए कलाकारों में से एक के रूप में देखा जाने लगा। यह इस हद तक था कि लोग दूसरे देशों में दौरे करने और एक पूर्ण एल्बम जारी करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन सवाल आसान था, वह आगे क्या चाहता था, वह कितना महत्वाकांक्षी था। उसके लिए चीजें काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन क्या वह इस कंफर्ट जोन में रहने वाला था या कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था। बहुत से लोगों के करियर में वह मुकाम होता है, उनमें से बहुत सारे कारणों से उन चीजों से चिपके रहना पसंद करेंगे जो उनके लिए काम कर रहे थे, लेकिन एडन अलग था। मेरे पास एक सिस्टम है, मुझे इसके चरम पर पहुंचने की जरूरत है कि यह क्या कर सकता है, इसे और अधिक एक्सप्लोर करें और वर्तमान में मैं जितना बड़ा हूं उससे कहीं अधिक बड़ा हो जाऊं। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह गायन या अभिनय प्रतिभा में अगले स्तर पर पहुंच गया तो क्या होगा। क्या चांदी की रोशनी सुनहरी में बदल जाएगी? क्या उसका विसर्जन और भी मजबूत होगा? क्या उसे लेखन जैसी नई कलात्मक क्षमताएं मिलने वाली थी? आखिर में उनके सवालों का एक ही जवाब था, उसे खुद उनकी तलाश करने की जरूरत थी। उसे अपने स्तरों को बढ़ाने और आवश्यक कौशल प्राप्त करने के लिए विभिन्न चीजों में तल्लीन करने का प्रयास करने की आवश्यकता थी। यदि वह सब कर पाता तो उसकी किस्मत में वह व्यक्ति बनना तय था जो हॉलीवुड के शीर्ष पर खड़ा होता। मेरा एक ही लक्ष्य है, उसने अपने सामने लोगों की ओर देखा। मैं हॉलीवुड के शीर्ष पर पहुंचना चाहता हूं। क्या? जोडी ने उसके चेहरे पर झटके के साथ उसकी ओर देखा। यह एक उत्तर के लिए बहुत अप्रत्याशित और अहंकारी था। कमरे में किसी को भी उससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। केवल वेड ऐसे दिखे जैसे उन्होंने इसकी थोड़ी उम्मीद की थी। मुझे पता है कि यह अभिमानी लगता है, मेरा विश्वास करो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, एडन ने कहा। लेकिन मैं वह चाहता हूँ। जब मैं अमेरिका आया तो मैं सिर्फ एक अभिनेता बनना चाहता था, लेकिन अपने करियर के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि मैं उन जोखिमों को उठा सकता हूं जो मुझे उस जगह तक ले जाएंगे जहां मैं होना चाहता हूं। यह आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इसके लिए नहीं गया तो मुझे इसका पछतावा होगा। ये कहते हुए उनकी आंखें बहुत गंभीर थीं। ये सुनकर जोडी और साशा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में द्वंद्व था। मैंने सोचा था कि आप सभी हॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ टीम कहलाना चाहते हैं। जब एडन कह रहा है कि वह शीर्ष पर रहना चाहता है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वेड ने उन पांचों पर हंसते हुए पूछा। उनके लिए इस तरह की हरकत करना आसान नहीं था, इसलिए एडन ने उन्हें जरूर सरप्राइज दिया था। ये सिर्फ इतना है कि यह वास्तव में आश्चर्यजनक है, टॉम, सहायक ने कहा और मार्केटिंग मैनेजर लिया ने भी जोड़ा। हाँ, उसने इसे बहुत दृढ़ विश्वास के साथ कहा, इसलिए उद्धरण चिन्ह। तो क्या? वेड ने एक भान उठाई। मैं उसके बारे में जो जानता हूँ वह अपने करियर के बारे में मजाक करने का प्रकार नहीं है। वह एक तरह का पागल लड़का है जिसके लिए बहुत सारी अनपेक्षित चीजें चल रही हैं, इसलिए यदि आप उसके साथ जुड़ने का फैसला करते हैं तो यह एक अच्छी सवारी होगी। आप क्या कहते हैं, जोडी? वेड के ऐसा कहने पर सारा ध्यान जोडी की ओर चला गया। उनकी टीम ने निर्णय लेने के लिए उन्हें देखा। उन्होंने अब तक उनका अनुसरण किया था और उन पर बहुत भरोसा करते थे। लगता है तुम में बहुत महत्वाकांक्षा है, जोडी ने आइडेन पर अपनी निगाहें टिकाते हुए कहा। क्या ये गलत बात है? नहीं, ये वास्तव में अच्छा है, जोडी मुस्कुराया। बहुत दिनों बाद मैंने किसी व्यक्ति को इतने आत्मविश्वास के साथ देखा है। तो आप क्या कहते हैं? एडन ने पूछा और बिना आंखें झपकाए जोडी ने जवाब दिया, हम आपके लिए काम करेंगे। दरअसल जोडी और अन्य लोगों ने यहाँ आने से पहले ही अपना फैसला कर लिया था। आखिरकार उन सभी को काम की जरूरत थी और एडन एक बहुत ही आकर्षक विकल्प था, खासकर वेड के साथ काम करने के साथ। लेकिन उनसे मिलने के बाद सभी को सच में लगा कि उनके लिए काम करना एक अलग तरह का अनुभव होगा। बोर्ड पर आपका स्वागत है। इस तरह एडन को उनकी टीम मिल गई।